बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नावल कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है गुले कौसार। उसकी राइटर हैं फराह बुखारी और इसकी आज लास्ट एपिसोड है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आ रहा होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। गुड़ की रोटी और देसी घी। खान बेगम ने चंगेड़ नाक के करीब ले जाकर खुशबू सूंघी और तशक्कुर भरी निगाह ऊपर उठाई, लेकिन नज़र गुल अवेज़ा पर पड़ते ही यकलख्त चेहरा संजीदा किया। किसके लिए बनाई है और मेरा दलिया कहाँ है? उनका लहजा एकदम रूखा हो गया। आज दलिया नहीं बनाया, गुल अवेज़ा ने डरते डरते आगाज़ किया। वो कल आप दिलशादे चची से कह रही थी कि दलिया खा खा कर दिल ओग गया है, तो ये गुड़ की रोटी क्यों? उन्होंने तेवरी चढ़ाई। जमाल बीबी ने बताया कि आपको गुड़ की रोटी, वो भी देसी घी वाली, बहुत पसंद है। डॉक्टर ने मुझे शकील चीज़ें खाने से मना किया है, ले जाओ। उन्होंने चंगेर पड़े खिसकाई। हमेशा एक सा खाना खाने से भी बंदा बीमार ही रहता है। कभी कभार की बदपरहेज़ी तबीयत पर अच्छा असर डालती है। गुल अवेज़ा ने चायदानी में से चाय कप में उंडेली और चंगेर दोबारा उनके नज़दीक की। चाय में इलायची डाली है? उन्होंने पता नहीं क्यों पूछा। गुल अवेज़ा ने घबरा कर असबात में सर हिलाया। अच्छा जाओ, नसीबा से कहो खाने से पहले वाली मेरी दवा दे जाए। वो बदपरहेज़ी पर आमादा हो गई थी। गुल अवेज़ा मुस्कुराहट छुपाए वापस लौट आई और अब अगले मरहले की तैयारी थी। नूरीना और बानो स्कूल चली गई थी। ज़रमीन बाजी अपना और अरूश का नाश्ता लेकर अपने कमरे में जा चुकी थी। दिलनाज़ा धूप में चारपाई बिछाकर कुरान पाक पढ़ रही थी और बरिख्ता हाथ में मैले कपड़े उठाए सेहन के कोने वाले नल की तरफ चली गई थी। किचन और हाल कमरा अब बिल्कुल खाली पड़े थे। असद अपने कमरे में था। उसका नाश्ता किचन में तैयार रखा था, जो रोज़ाना जमाल बीबी या नसीमा रहीमा देकर आते थे, लेकिन आज वो खुद नाश्ता ले जाने का तहैया किए हुए थी। जाने क्यों असद को एहतियात के सबक पढ़ाते पढ़ाते वो खुद किसी बड़ी एहतियाती पर अचानक ही मादा हो जाती थी। बहुत दिन पहले असद ने फरमाइश की थी कि वो उसका नाश्ता खुद लाया करे और आज सुबह ही सुबह उसकी ख्वाहिश पूरी करके वो उसे खुश करना चाहती थी। नसीमा को अलबत्ता उसने अपनी प्लानिंग में शामिल कर लिया था और वो बर्तन धोते हुए खी खी करके हंस रही थी। गुल अवेज़ा उसे मुँह चढ़ाकर ट्रे उठा ले गई। कमरे में वो बिना दस्तक दिए ही दाखिल हो गई। असद दरवाजे की तरफ पीट किए सर तौलिए से रगड़ रहा था। उसने हल्का सा खंकार कर ट्रे मेज़ पर रखी तो असजद बुरी तरह चौंक कर पलटा। तुम? क्या नहीं आना चाहिए था? गुल अवेज़ा ने घबराने की एक्टिंग की तो असजद हंसते हुए करीब आया। हाँ, वैसे आना तो नहीं चाहिए था। अब सुबह सुबह उसने सर खुचाते हुए ज़ुबान को ब्रेक लगाई। नाश्ता कर लें। गुल अवेज़ा ने मुस्कुराहट दबाकर बात बदली। आओ ना, तुम भी साथ बैठ कर खाओ। असजद ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। ना जी, अभी हमारे हालात ऐसे भी अच्छे नहीं। उसने हंसकर हाथ छुड़वाया। दुनिया के सामने असजद ने एक कान दबाकर इजाफा किया। तुम्हारे शर्म के वो उसे घूर भी ना सकी। ये देने आई थी। उसने मुट्ठी में बंद एक पेपर असजद की तरफ बढ़ाया। तौलिया कंधे पर डालकर उसने उंगलियों से बाल दुरुस्त किए। ये क्या है? उसने पेपर खोला। आयतुल कुर्सी। असजद ने हैरत से गुल अवेज़ा को देखा। ये तुमने लिखी है? मोतियों सी प्यारी हैंड राइटिंग में नीली रोशनाई के साथ खूब मेहनत और तवज्जो से सूरत लिखी गई थी। जी, आज सुबह नमाज के बाद कुरान पाक से देख कर लिखी है, ताकि एराब की गलती ना हो। उसे आप अपने बटुए या जेब में हर वक्त अपने पास रखें, ये आपकी हिफाजत करेगी। जी बेहतर, जो हुक्म, अभी रख लेते हैं। उसने नफासत से तह लगाकर उसी वक्त सामने की जेब में रखकर हाथ से थपका। ठीक है वो उसकी ताबेदारी पर मुस्कुराने लगी। वैसे हुआ क्या? मेरी सुपर लेडी के सारे रिपोर्टर्स कहीं इस्तीफ़ा तो नहीं देंगे जो इसकी नौबत आ गई है? उसने अबरू से जेब की तरफ इशारा करते हुए शरारत की तो गुल अवेज़ा ने खफगी से घूरा। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अरे नहीं भाई, असजद ने बेसाख्ता कहकहा लगाया। पहाड़ों की ये सुपर लेडी तो लाजवाब है, वल्लाह दिल से कदर करते हैं। वो बाकायदा आगे को झुका तो गुल अवेज़ा हंसती हुई बाहर निकल गई। जिरगे के सभी मेंबरान इस वक्त असजद के डेरे पर जमा थे। सब ने असजद की इयादत की और उसके दोस्त का हाल दरियाफ्त किया। अब ये मामला दोनों कबीलों की सतह पर उठाना नागुज़ेर हो गया था। खान मनी की रस्म के मुताबिक हर किस्म का खून खराबा ख़त्म हो चुका था। फिर 5-6 माह के अंदर इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी क्यों? कबीले के खान सरदार पर बराह रास्त हमला, वो भी ज़रताज खान के बेटे की तरफ से, जो अपने गाँव के बड़े खान का बेटा भी है और होने वाला सरदार भी। असद बेटा, तुम कहो तो आज ही उनकी तरफ के मुशरान को बैठक बुलवाने का पैगाम भिजवाया जाए। आज़म काका ने अपनी आमद का दूसरा मकसद भी जाहिर कर दिया। असद ने कनखियों से एक नज़र बख्त की तरफ देखा और कुछ सोचकर बराह रास्त उसी को मुखातिब किए। क्या कहते हो बख्त लाला? जैसा मुनासिब समझे खान, मैं क्या कह सकता हूँ। घबराहट से उंगलियां चटखाते बख्त के लहजे में इतनी झिझक थी कि फौरी तौर पर उसे तायद के लिए अल्फाज मुयसर नहीं आए।
ٹھیک ہے کاکا جان، اب جرگہ بلوا لیں، دیکھتے ہیں بلاور کا جواب کیا ہے۔ اسد نے فوراً ہی فیصلے پر پہنچ کر کاکا جان کو آگاہ کیا۔ بخت تب بھی گمسم ہی بیٹھا رہا۔ اسد نے بطور خاص اس کے تاثرات جانچے۔ پریشانی اس کے چہرے سے حویدہ تھی۔ بلاور جیسے خر دماغ سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر لکھی پریشانی کی تحریر پڑھتے ہوئے ساتھ بیٹھے ولی بخش نے خاموشی سے اس کے گھٹنے پر ہاتھ کا دباؤ دیا، گویا تسلی دینے کا عندیہ۔ اسد سمجھ گیا کہ ضرور اس کے شاطر دماغ میں کوئی نئی کھچڑی پک رہی ہے۔ پلان کی ناکامی کے بعد سے بخت اور بلاول نے اب تک ایک دوسرے سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ بخت تو ابھی تک یہی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بات کہاں سے لیک ہوئی تھی اور رستم اور بابر اچانک کیسے وہاں پہنچ گئے۔ اب دشمن سے ہاتھ ملانے کے نتیجے میں تو کچھ بھی ممکن تھا۔ جان بلاور کی بھی بچ گئی تھی اور اسد کی بھی۔ مصیبت میں تو نری اب بخت کی جان آ گئی تھی۔ جانے کھلے جرگے میں سامنے ہونے پر کون کیا کہنے والا ہے۔ بخت ہرگز کوئی بھی اندازہ لگانے سے قاصر تھا۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ولی، اگر بلاور نے میرا نام لے دیا تو سمجھو پلان کے ساتھ ہم بھی مٹی میں مل جائیں گے۔ بخت نے مکہ مار کر غصہ اسٹیئرنگ پر نکالا۔ دونوں اس وقت ڈیرے سے نکل کر ولی کی بیٹھک کی طرف جا رہے تھے۔ غور سے کام لیں خان، معاملہ ابھی پوری طرح نہیں بگڑا، بس آپ مجھ پر چھوڑ دیں خان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ولی نے کچھ ایسے اعتماد سے تسلی دی کہ بخت چپ رہنے پر مجبور ہو گیا۔ ماں صاحب، میں صاف کہہ رہی ہوں اسد بچے، یہ سارا کیا دھرا اس چلاک لڑکی کا ہے۔ جرگہ ہی بٹھانا ہے تو اسے یہاں سے رخصت کرنے کے لیے بٹھاؤ۔ اب اس کا اس سارے معاملے سے کیا لینا دینا اماں؟ اسد دبے لہجے میں احتجاج کرتا جھنجھلا سا گیا۔ ارے دشمن ہے ہم سب کی، نفرت کرتی ہے ہم سے، ناگن ہے ناگن، سارا زہر اسی نے نکالا ہے۔ خان بیگم آج ہرگز معاف کرنے کو تیار نہیں لگ رہی تھی۔ اسد کو دانتوں پسینہ آ گیا۔ گل عویزہ کی سائیڈ لے تو اماں کو شک ہو سکتا تھا، اور نہ لے تو گل عویزہ کی طرف سے ان کا دل کیسے صاف کرے۔ جرگہ ضرور بٹھاؤ، لیکن بلاور کے باپ سے صاف کہو کہ بنی کا فیصلہ خون خرابہ روکنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اگر جو نہیں روکنا تو بنی کا یہ بوجھ بھی ہمارے گھر سے لے جاؤ۔ مجھے اب اس کی صورت بھی نہیں دیکھنی۔ وہ ہرگز مصالحت پر آمادہ نہیں تھی۔ یہ میں نہیں کروں گا اماں، انہوں نے بے اصولی کی ہے تو کیا ہم بھی وہی کریں؟ بنی کی لڑکی کو ساری زندگی کے لیے پناہ میں لیا جاتا ہے اور وہ میں لے چکا ہوں، اب بے اصولی نہیں کر سکتا۔ باقی میرا نہیں خیال کہ ان معاملات میں اس کا کوئی قصور ہوگا، اور آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے خود ایک بار بات کر لیتا ہوں۔ اسد نے ایک طرح سے ماں کا رسپانس دیکھنے کی کوشش کی، لیکن برا ہی کیا کیونکہ انہیں تو پتنگے لگ گئے۔ تم کیوں بات کرو گے؟ حد ہوگی۔ خان بیگم کے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ بلڈ پریشر بھی مزید ہائی ہو رہا تھا۔ میں اسے یہاں سے واپس بھیجنے پر غور کر رہی ہوں، تم ہو کہ اس سے ملنے کی باتیں کر رہے ہو۔ یہاں سے تو وہ کسی قیمت پر نہیں جائے گی اماں۔ وہ حتمی فیصلہ سنا کر اٹھ کھڑا ہوا، اور نہ ہی کوئی اسے کچھ کہے گا جب تک کسی پر کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے۔ کسی قسم کا منفی اور غلط مظاہرہ اصول کے خلاف ہے۔ اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیں میں بنا کسی سے اجازت لیے اس سے بات کرنے کے لیے بلا لوں گا، جو میرا خیال ہے کہ آپ ہرگز نہیں چاہتی۔ اسد نے قدرے جتانے کے انداز میں طنز کیا اور پلٹا تو نظریں برآمدے کے ستون سے لگی عویزہ پر پڑی۔ اسد ایک گہری سانس کھینچ کر حویلی کے پھاٹک کی طرف بھر گیا۔ دل اس افسوس سے بھر گیا تھا کہ گل عویزہ نے ساری باتیں سن لی تھیں۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہوگا لڑکیوں کے لیے ایسے ماحول میں جینا اور سروائیو کرنا جہاں وہ انچاہی، ناپسندیدہ بلکہ قابل نفرت سمجھی جاتی ہیں۔ ڈیرے پر آ کر بھی اسد دیر تک افسردہ سا بیٹھا ایک ہی نہج پر سوچ رہا تھا۔ اگر اماں کو پتہ چلے کہ جس سے وہ اتنی شدید نفرت کرتی ہیں وہ ان کے بیٹے کے جینے کی آس ہے، اس کی دھڑکنوں کے اتنے قریب ہے کہ سانس اگر وہ لیتی ہے تو ان سانسوں کی مہک وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے، جس کا ایک بھی آنسو اس کی جان تک کھینچ سکتا ہے۔ وہ ان کے الفاظ کی نسبت صرف اس لیے خاموش کھڑی سنتی رہی کہ اسد سے دور جانے کا اب وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب اس گھر میں چاہے اس کے ساتھ غلاموں کا سا سلوک کیا جاتا یا اس سے بھی بدتر، اس نے سہنا ہی تھا۔ بنی ہونے والی عورت کو شاید عام عورتوں سے دگنا بڑا دل کرنا پڑتا ہوگا کہ اگر نہ کرے اس کا جینا بھی مشکل ہو جائے۔ اسد نے گل عویزہ کی تمام تر مجبوریوں کو اپنے دل پر یوں محسوس کیا کہ پلکوں کے گوشے نم ہو گئے۔ نہیں، میں اپنی آوی کو نہ تو بنی کیے جانے کی تکلیف اٹھانے دوں گا، نہ مجھ سے محبت کرنے کی سزا سہنے دوں گا۔ وہ یہاں رہے گی تو پورے حق سے حویلی کی بہو اور خان کی بیگم بن کر، ورنہ خان بھی یہاں نہیں رہے گا۔ زرتاج خان نے جرگے میں معافی نامہ جمع کروایا تھا، جس کے مطابق بلاور نے اس روز اسد خان پر غلط فہمی میں حملہ کیا۔ اس کا مقصد اسد کو مارنا ہرگز نہیں تھا۔ وہ لوگ بنی کی شرائط پر اب بھی کاربند ہیں اور دوسرے قبیلے سے دوستانہ مراسم چاہتے ہیں، لہذا بلاور خان کو معاف کر دیا جائے۔ اسد نے معافی مانہ پڑھ کر وہیں سب کے سامنے دو ٹکڑے کر دیا تو حجرے میں موجود سبھی افراد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بجائے کاغذوں کا سہارا لینے کے یہی بات بلاور بڑے جرگے میں آ کر خود بتائے۔
کہ وہ کس غلط فہمی کی بنا پر مجھ پر حملہ کر بیٹھا تھا۔ پوری تفصیل سننے کے بعد اگر میری تسلی ہوئی تو معافی بھی دے دیں گے۔ ٹھیک کہتے ہو بیٹا، بنا واقعے کی پوری تفصیل جانے معافی نامے پر عمل نہیں ہونا چاہیے۔ حاجی متین خان جرگے کے بزرگ مشیر تھے۔ انہوں نے اسجد کے فیصلے کی فوری تائید کی۔ ان کی طرف سے زرتاج خان کو پیغام پہنچا دیا گیا کہ معافی نامہ بھیج دینا کافی نہیں، بلاول کو کھلے جرگے میں خود آ کر بیان دینا ہوگا۔ زرتاج خان نے چاروں ناچار حامی بھرتے ہوئے چند دن کی مہلت مانگی، کیونکہ ان کی طرف سے جرگے کے ممبران پورے نہیں تھے۔ حاجی متین خان اور اعظم کاکا نے باہمی صلاح مشورے کے بعد 10 دن کا وقت دے دیا۔ اب ایک طرف بخت خان اور ولی بخش تھے، جو اس وجہ سے پریشان تھے کہ بڑے جرگے میں بلاول کیا کہنے والا ہے۔ اپنا پردہ چاک ہونے کے خوف سے ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ حالانکہ زرتاج خان کو معافی نامے کا مشورہ ولی بخش نے ہی دیا تھا، کیونکہ اپنی اور بخت کی گلو خلاصی کے لیے معاملے کو رفع دفع کرنا بہت ضروری تھا۔ زرتاج خان کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ صلاح مان لینا پڑی، کیونکہ معاملہ بلاول کی زندگی کا تھا۔ اب کوشش تو ان سب کی معاملہ ٹالنے کی تھی، اور معاملہ یوں تو ٹل بھی جاتا اگر اسجد بخت اور ولی کے عزائم سے آگاہ نہ ہو گیا ہوتا۔ اس کے لیے اب چھپے دشمن کو سامنے لانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ چشم پوشی خود اس کے حق میں نقصان دہ تھی، اس لیے آر یا پار کی روایت پر عمل کرتے ہوئے معافی نامہ فوری طور پر مسترد کر دیا۔ اس کی اصل پریشانی کی وجہ تو آج کل اماں جان کا رویہ بنا ہوا تھا۔ گل آویزہ سے ببانگ دہل نفرت کا اظہار کرنے کا نتیجہ کچھ یوں ظاہر ہوا تھا کہ وہ خاموشی سے ایک مرتبہ پھر اس سے دور ہو گئی تھی۔ چند دن پہلے ہنستی کھلکھلاتی شوخی اور پیار کے موڈ میں اسے ناشتہ دینے آنے والی کچھ ایسے افسردہ اور مایوس ہو گئی تھی کہ اپنی صورت تک دکھانے کو تیار نہ تھی۔ جانے کتنے روز ہو گئے تھے اسے دیکھے، اس سے ملے ہوئے۔ دن بھر کے دوران جانے وہ کتنے چکر حویلی کے لگا آتا، لیکن گل آویزہ نے تو سامنے کے حصے میں شاید آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ جس کی ایک جھلک دیکھنے کو ترس گیا تھا، معلوم نہیں کیوں اداسیوں کی چادر اوڑھے اس سے منہ موڑے بیٹھی تھی۔ اسجد کو نہ تو اس پر غصہ تھا اور نہ ہی کوئی ناراضی، وہ تو اس کی تکلیف کے احساس سے افسردہ تھا کہ جانے وہ کیا سوچتی رہتی تھی، کیوں اتنی دل گرفتہ، اتنی خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا، اسے تسلی دینا چاہتا تھا کہ کبھی اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے گا، مرتے دم تک اس کے ساتھ کھڑا رہے گا، لیکن کیسے کرتا اس سے بات جو کہیں نظر ہی نہیں آتی تھی۔ نمبر ملا کر اب وہ تھک چکا تھا، جو مسلسل آف جا رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا خان، معافی نامے کے بعد معاملہ مزید بگڑ جائے گا۔ معاف کر دیں خان، بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ولی بخش نے گڑگڑانے کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑتے ہوئے بخت کے سامنے ماتھا رگڑا، لیکن جواباً جب بخت نے ایک زوردار قہقہہ لگایا تو ولی نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ بخت خان کی ذہنی حالت خراب ہونے کا یقین سا ہونے لگا۔ پچھلے 3-4 دنوں کے دوران جتنا وہ پریشان اور بدحال دکھائی دیا تھا، ولی بخش نے آتے ہی معافی مانگ لینے میں عافیت جانی، لیکن آگے ایسا رد عمل؟ کیا بات ہے خان، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ باقاعدہ گھور گھور کر اس کی صورت دیکھنے لگا۔ کبھی کبھار بہت بڑی منصوبہ بندی بھی وہ نتیجہ نہیں دیتی جو ایک چھوٹی سی غلطی دے جاتی ہے۔ گھنی مونچھوں میں چھپے بخت کے لب دھیمے دھیمے مسکرا رہے تھے۔ میں سمجھا نہیں خان، کیا کوئی حل نکل آیا ہے مسئلے کا؟ ولی کی آنکھوں کی چمکتی یکلخت لوٹ آئی۔ وہ مسکراتی نظریں ولی پر جمائے ہوئے تھا۔ یوں سمجھو گرم لوہے پر چوٹ لگانے کا وقت آ گیا ہے۔ کیسی چوٹ خان، کس کو؟ ولی کا تیز دماغ کسی حساب کتاب میں لگ گیا۔ بلاول سے ہاتھ ملا کر دیکھ لیا ولی، دشمن سے ہاتھ ملانے میں بھی کبھی کسی کا بھلا ہوا ہے؟ یہ آخری مارکہ اب اپنے بل پر جیتنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم کیا کرنے والے ہیں خان؟ ولی کی دھڑکنیں ادھم مچانے لگیں۔ مصیبت سے نجات پانے کے لیے اس کی بھی نیندیں حرام ہوئی پڑی تھیں۔ اس بار ہم بنا بلاول کو کچھ بھی بتائے اسے مشکل میں ڈالنے والے ہیں۔ وہ کیسے خان؟ ولی ابھی بھی پلان سمجھنے سے معذور تھا۔ اسجد کو جان سے مار کر، بلاول کو اس کا قاتل ظاہر کر کے، ایک بڑی سی خباثت بھری معنی خیزی تھی بخت کے لہجے میں۔ ولی کے تو 14 چبک روشن ہو گئے۔ اتنی جلدی خان، اور کیسے؟ حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات نے اس کے چہرے کا احاطہ کر رکھا تھا۔ وہ اگر جلدی نہ کی تو بلاول کے بعد اگلی پیشی ہماری ہوگی جرگے میں۔ اب سنو، وہ سرگوشی کے انداز میں بولتا قدرے نزدیک آیا۔ جرگے کے اجتماع سے عین 1 روز پہلے ہم اسجد کا قتل کر دیں گے، جس سے سیدھے سب کا شک بلاول پر ہی جائے گا، کیونکہ سب کے دماغوں میں اس وقت ایک ہی سوال ہے کہ آیا بلاول سچ بول رہا تھا کہ جھوٹ؟ اسجد کے قتل سے ایک تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ جھوٹا تھا، دوسرے ہمارے پاس جواز ہوگا بلاول کو علل اعلان قتل کرنے کا۔ بھئی ہمارے جوان سردار کی موت کے بدلے کے لیے تو
بدلے کے لیے بنا تو ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے نا۔ بخت نے ابرو جھرا کر مسکراہٹ پھینکی۔ ہم اسجد کے خون کا بدلہ لینے کے لیے خوب دھڑلے سے بلاول کا قتل کریں گے۔ کمال شوق کا حاصل یہی ہے، ہمارا شہر سے بیزار ہونا۔ فراق آغاز ہے ان ساعتوں کا، ہے آخر جن کا وصل یار ہونا۔ مارچ کے آخری ایام تھے، سردی اب وادیوں سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر دور پہاڑوں میں گم ہو رہی تھی اور وادی کو ڈھیروں جنگلی پھولوں کے تحفے سے نواز کر اگلے برس کے عہد میں باندھ گئی تھی۔ موسموں کا بدلنا گویا انسانی کیفیات میں انگڑائی لے کر پھر سے بیدار ہونے کا نام ہے۔ کبھی کچھ بہت نیا کرنے کو دل چاہنے لگتا ہے تو کبھی وقت کسی پرانی یاد کے سائے میں بیٹھ کر گزرے سالوں کی کہانی دہرانے لگتا ہے۔ لیکن اسجد عالم نے تو ابھی اپنی گلاویزا کے ساتھ ہر موسم جیا ہی نہیں تھا۔ 6 ماہ پہلے آغاز سرما پر اس کی زندگی میں شامل ہونے والی گلابی کے حوالے سے مٹھی میں ٹھٹھرتی سردیوں کی محض 3-4 ملاقاتیں تھیں، اور اب جانے یہ کیسا موسم گل تھا۔ بہار کی بارش نے یوں تو ایک ایک ڈالی، ایک ایک پتا دھو ڈالا تھا، پر نہیں ہٹا سکی تھی تو اس کے اور گل کے رشتوں پر جمی دھول۔ جانے کب برسے گی وہ بارش جس میں بھیگ کر میری پیاسی روح سیراب ہو سکتی ہے۔ کہاں ہے وہ کرم کا بادل جس کے ٹوٹ کر برسنے کی چاہ میں نگاہیں آسمان پر ٹکی ہیں؟ کہاں ہو میرے مہربان؟ وہ جیسے کسی دھن میں بڑھا چلا جا رہا تھا۔ لالا، آپ ادھر سے کیوں جا رہے ہیں؟ زرمین نے کالی بلی کی طرح بھائی کا راستہ کاٹا اور وہ دل ہی دل میں لاحول پڑھ کے رہ گیا۔ آج وہ بڑی ترنگ میں ناشتے کے بعد حویلی کے پچھلے راستے سے ڈیرے پر جانے کے لیے مڑا تھا۔ خواہش یقیناً گل آویزا کو ایک نظر دیکھ لینے کی تھی، لیکن یہ گھر کی CID کیوں؟ کیا اس راستے میں سانپ بچھو بستے ہیں؟ وہ خفگی سے مڑا۔ آپ کو سامنے کے راستے سے جانا ہوگا لالا، یہاں کے سارے راستے فی الحال بند ہیں، آپ کو مسئلہ ہوگا۔ زرمین پوری ڈٹائی پر آمادہ تھی۔ توبہ ہے تم لوگوں سے، اپنے ہی گھر میں نو گو ایریاز بنا رکھے ہیں۔ وہ جھلا کر پیر پٹکتا مجبوراً بڑے پھاٹک کی طرف بڑھ گیا اور زرمین کچھ نہ سمجھتے ہوئے ایک ہوری تشویش میں مبتلا ماں کی طرف بھاگی آئی۔ اماں جان، مجھے صاف لگتا ہے کہ لالا اور اس گل آویزا کے بیچ کچھ چل رہا ہے۔ ہائے! تسبیح کے دانے گراتے ان کا یکلخت ہاتھ رکا۔ وہ کیسے؟ اور اس نوابزادی نے تو اس طرف آنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ یہی تو۔ وہ پرجوش انداز میں آگے کو جھکی۔ ضرور کسی خاص وجہ سے اس نے یہاں آنا چھوڑا ہے۔ لالا کو میں نے نوٹ کیا ہے، کچھ دن سے حویلی کے بڑے چکر لگانے لگا ہے۔ پہلے تو یاد نہیں، ناشتہ کر کے جاتا تو مغرب کی اذان آنے پر لوٹتا تھا، اب تو 3 بار واپس آتا ہے۔ باورچی خانے میں ضرور جاتا ہے، بڑے کمرے میں بیٹھا رہتا ہے، اور ابھی پچھلی طرف سے ڈیرے پر جا رہا تھا۔ میں نے روکا تو غصہ کرتا ہوا باہر چلا گیا۔ زرمین کی رپورٹ خاصی طویل اور غور طلب تھی۔ خان بیگم خاصی سنجیدگی سے کچھ سوچنے لگی، جیسے پچھلے چند دنوں کی باتوں پر غور کر رہی ہوں۔ تو کیا اس نے آویزا کو دیکھ لیا ہے؟ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ کہیں اس روز سیدو جاتے ہوئے تو نہیں؟ یہ لوگ ایک ہی گاڑی میں تھے نا؟ خان بیگم کو جواز بھی جلدی ہی مل گیا۔ ذرا ان 2 نکمیوں سے پوچھنا، اس روز یہ بانو اور نورینہ تھی اسجد کی کار میں، وہی بتا سکتی ہیں کہ کیا کچھ ہوا راستے میں۔ بہت ہوشیار ہے یہ لڑکی، اور میرا بیٹا بہت سیدھا اور بھولا ہے۔ پتہ نہیں کس منحوس گری میں اسے بہو بنانے کا فیصلہ کر بیٹھی۔ کسی طرح اس بلاور والے قصے سے نکلے اور حالات ذرا بہتر ہوں تو سب سے پہلے اس کی دوسری شادی کرواتی ہوں۔ وہ خود غلامی کے انداز میں آگے کا لائحہ عمل ترتیب دینے لگی۔ کیاریوں میں لگے پرانے ٹنڈمٹ پودوں اور سوکھی لکڑیوں جیسی ڈنڈیوں سے یکلخت تازہ ہری کونپلیں پھوٹنا شروع ہو گئی تھیں۔ بہار اپنے سرسبز پر چہار سو پھیلا دینا چاہتی تھی، لیکن حویلی کے پچھلے حصے میں جہاں سال بھر کے خشک پتے، مٹی اور کبھی کبھی کی بارشوں سے جم نہ جانے والی کیچڑ کی تہیں لگی ہوئی تھی، کونپلوں کی حالت نکلنے سے پہلے مرنے والوں جیسی ہو گئی۔ گل آویزا نے جب سے سامنے کے حصے میں جانا چھوڑا تھا، اس کا تمام وقت اسی طرف گزر رہا تھا۔ سامنے کے پورشن کو شیشے کی طرح چمکا کر رکھنے والی جمال بی بی، نسیمہ اور رحیمہ کو کبھی یہاں کی جھاڑو لگانے کا خیال نہیں آیا۔ گل آویزا نے دیر سے صحیح بہرحال اس بے توجہی کا نوٹس لے ہی لیا۔ اب وہ روزانہ راستے کے بعد سے ہی کام میں جٹ جاتی۔ سب سے پہلے کیاریوں کی اچھی طرح صفائی کر کے پودوں کو کھل کر سانس لینے کا موقع فراہم کیا، پھر پورے صحن کی جھاڑو لگا کر مٹی اور خشک پتوں کے ڈھیر ٹھکانے لگائے۔ روزانہ پودوں کو پانی دے کر صحن میں ہلکا چھڑکاؤ کر کے اپنے کمرے کی صفائی وغیرہ سے فارغ ہو کر خود بھی نہا دھو کر فریش ہو جاتی۔ سامنے کے حصے میں جانا اب اس نے بالکل ہی ترک کر دیا تھا۔ خان بیگم اور بیٹیوں کا رویہ کچھ زیادہ ہی تذلیل امیز ہو گیا تھا۔ اس نے بہتر یہی جانا کہ ان سب کے سامنے ہی نہ جائے۔ اسجد کی بے تابیوں کا احساس بھی تھا، لیکن اپنے اور اس کے معاملے کا
मुस्तकबिल की भी खासा तारीख नज़र आता था और इन दिनों तो उसका ध्यान वैसे भी एक और मसले की तरफ रुख कर गया था। जब से उसने जिरगे के इनकार की बात सुनी थी, दिलो दिमाग एकदम बहुत अपसेट हो गए थे। असद ने जिस बेखौफी से माफ़ीनामा फाड़ा था, नताइज कुछ भी हो सकते थे। उसका ज़ाती ख्याल इस बारे में ये था कि अगर असद इस माफ़ीनामे को कबूल कर लेता तो फौरी तौर पर सर पर छाए ख़तरों के बादल यकीनन छट जाते, क्योंकि बख्त और बलावर तो दिल ही दिल में इंतहाई सहमे हुए थे। माफ़ीनामा कबूल हो जाने की सूरत में उनके सरों पर लटकती तलवार हट जाती और वह सुकून का सांस लेते हुए कुछ अरसे के लिए ठंडे होकर बैठ जाते। लेकिन माफ़ीनामा मुस्तरद होने की सूरत में जहाँ बिलावल के लिए मसाइल खड़े हो गए थे, वहीं छुपे दुश्मन बख्तावर को भी कई वहमों ने घेर रखा होगा। जाने बिलावर लाला जिरगे में क्या कहने वाला है, कैसे पता करूँ? गुलावेजा उस वक्त दीवार के साथ कितार में लगे दरख्तों के नीचे क्यारियों के नज़दीक छोटी तपाई पर बैठी गुलाब के पौधे से निकलने वाली पहली सुर्ख कली को देख रही थी। क्या पता ज़ेबा के पास कोई इत्तला हो। वो अचानक इस ख्याल के आते ही कमरे की तरफ भागी। पिछली रात ही उसने ज़ेबा के ज़िम्मे काम लगाया था कि वो यास्मीन से मिले और पता करे कि बिलावर जिरगे के हवाले से किस सोच में है। मैं यास्मीन से मिली थी गुले, लेकिन वो कहती है लाला के इरादों की उसे कुछ खबर नहीं। बस वो हर वक्त परेशान रहता है और काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया है। बाबा जान से भी उसकी बोलचाल बंद है। इसे इतना तो पता होगा कि वो जिरगे में क्या कहने वाला है। गुलवेज़ा बुरी तरह झुंझला गई। ये उम्मीद भी टूटती नजर आने लगी थी। नहीं, इस हवाले से भी वो कुछ नहीं बता पा रही। क्या, लेकिन तुम परेशान क्यों हो? जिरगे में सबकी शमूलियत ज़रूरी होती है ना ज़ेबा। अब जाहिर है उस रोज़ बिलावर भी होगा और असजद भी। बख्त और वली भी आएंगे। जाने वहाँ कैसी सूरत हाल पैदा हो जाए। कहीं कोई झगड़ा वगैरह हो गया तो? उसका दिल अनजाने खदशों से बुरी तरह कांप रहा था। तुम लाला से कहो कि जिरगे का इनेकाद वो जुम्मा के दिन रख लें। ज़ेबा ने उसकी सोच पढ़कर मशवरा दिया तो गुलावेज़ा चौंकी। अरे हाँ, ये ख्याल तो मुझे आया ही नहीं। ये तो हो सकता है। अच्छा, बंद करती हूँ। तुम अम्मा का ख्याल रखना और यास्मीन कुछ कहे बताए तो मैसेज कर देना। फ़ोन बंद करते ही गुलावेज़ा की सोच का धारा दूसरी जानिब मुड़ गया। उनके कबीलों में रिवाज था कि जुम्मा के दिन जहाँ हर किस्म के कत्लो गारत और लड़ाई झगड़े की ममानियत थी, अगर जिरगे का इनेकाद जुम्मा के दिन किया जाए तो यकीनन किसी भी नाखुशगवार और परेशान कुल सूरत हाल से निजात मिल सकती थी। यानी अब किसी भी तरह खान तक ये पैगाम पहुँचाना था कि जिरगा जुम्मा के दिन बुलाया जाए और अब उसे नाज भाभी से मिलना था, ये जानने के लिए कि वक्त क्या सोच रहा है। बिलावल के जिरगे में आने के हवाले से उसे कैसे खौफ घेरे हुए हैं। गुलावेज़ा का ख्याल था कि बिलावर से ज़्यादा इस वक्त परेशानी में मुब्तला होगा, क्योंकि बिलावर तो अब एक तरह से खुले दुश्मन के तौर पर सामने आ चुका था, बल्कि दुश्मन कबीले से ही ताल्लुक़ रखता था। लेकिन वक्त का नाम किसी भी हवाले से सामने आना दोनों कबीलों के लिए धमाका खेज़ हो सकता था और नतीजा भी कुछ इसी किस्म का ज़ाहिर होता। नसीमा उसके लिए दोपहर का खाना लाई तो गुलावेज़ा ने उसकी मन्नत की कि वो किसी बहाने नाज भाभी के घर जाए और उन्हें कहे कि गुलावेज़ा आज ही उन्हें बुला रही है। नसीमा पर उसे भरोसा था, वो बात अपने तक ही रखती थी और जिस किस्म की पाबंदियों का गुलावेज़ा यहाँ शिकार थी तो नसीमा उसकी मदद करके खुशी महसूस करती। सच तो ये है कि उसे अपने असजद लाला की खूबसूरत सी ये दुल्हन दिल से पसंद थी। वो मुस्कुराकर सर हिलाती हुई वहाँ से चली गई और नाज भाभी तो उसका पैगाम पाकर ऐसे परेशान हुई कि नसीमा के साथ ही चल पड़ी। आपको किसी ने देखा तो नहीं भाभी? गुलावेज़ा घबरा कर पीछे देखने लगी। परेशान ना हो। दिलनाज़ा और नूरी बाहर बैठी थी। मैंने कहा कि गुलावेज़ा का कढ़ाई वाला काला सूट लेने जा रही हूँ, क्योंकि अपना वैसा ही बनवाना चाहती हूँ, तो बस चुप बैठी रही। अब इससे पहले कि उनसे कोई यहाँ आ जाए, जल्दी बोलो क्या कहना है। जवाबन गुलावेज़ा ने बख्त से मुतल्लिक अपने खदशात का इजहार कर दिया। मुझे सिर्फ इतना पूछना था भाभी कि बख्त लाला जिरगे के बारे में क्या सोच रहा है। क्या कह सकती हूँ गुली? नाज ने मायूसी से कंधे गिराए। उस रोज़ तो यकीन मानो अल्लाह पाक की मदद हुई थी असजद के साथ। यकीनन अल्लाह ने अभी उसकी ज़िंदगी लिखी थी, जो यूँ साफ साफ मैंने वक्त का मनसूबा अपने कानों से सुन लिया। लेकिन आजकल तो ज़्यादातर वो अपनी बाहर वाली बैठक में होता है। घर के अंदर कभी फ़ोन पर मसरूफ़ देखूँ तो ज़रूर कान लगाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ऐसी कोई मशकूक बात कभी पल्ले नहीं पड़ी। बाकी तुम्हारे वहम भी मैं समझ रही हूँ। वक्त को यकीनन बहुत डर है इस बात का कि बिलावर कहीं सच ना उगल दे। पिछले दिनों तो वो इतना परेशान और उलझा हुआ सा था कि हर वक्त घर में लड़ता झगड़ता रहता, मेरे बच्चों को मार पीट भी देता। परेशानी ने उसकी भूख तक उड़ा रखी थी। खाना भी ठीक से खाता नहीं था। लेकिन हाँ, नाज लहजे को रुकी। कल से फिर वह काफ़ी खुश और मुतमईन नज़र आ रहा है। पता नहीं क्या वजह है। वो खुद ही सोच में पड़ गई। लेकिन भाभी, जब तक जिरगे का दिन आकर गुजर ना जाए, उसकी परेशानी तो कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन वो अभी से बहुत खुश है
हो सकता है उसने बिलावर से कोई वादा वगैरह ले लिया हो कि उसका नाम दरमियान में ना आए, या हो सकता है कोई और मंसूबा। उसने मारे तशवीश का जुमला अधूरा छोड़कर गुल अवेज़ा की तरफ देखा, जिसका सुर्ख सफ़ेद चेहरा एकदम जर्द पड़ने लगा था। ये तो बहुत फिक्र वाली बात है भाभी। अगर किसी तरह पता चल सकता कि वो क्या सोचे बैठा है तो। उसने किसी उम्मीद पर नाज को देखा, लेकिन कैसे अवेज़ा? अब उसके जहन में क्या है मैं कैसे जान सकती हूँ? अच्छा, आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा ये बात, हो सकता है कुछ सामने आ जाए। हाँ ठीक है, तुम फिक्र न करो, मुझसे जितना हो सकता है मैं करूँगी। उसका कंधा तसल्ली के अंदाज में थपथपाती उठ खड़ी हुई। और हाँ, अपना वो मोती टांके वाला काला सूट तो दे दो ताकि इन सबको शक न हो। जी भाभी। वो फ़ौरन अलमारी की तरफ भर गई। घड़ी ने रात का 1 बजाया तो असजद ने लैपटॉप बंद करके एक गहरी सांस ली। वो इस वक्त हवेली में अपने कमरे में था और जो सोचे बैठे था इस पर अमल करने का शायद यही सही वक्त था। कमरे की लाइट तो पहले ही ऑफ थी। वो आहिस्तगी से दरवाज़ा अपने पीछे बंद करके बाहर निकल आया। तवक्का के मुताबिक हर तरफ गहरी खामोशी और अंधेरे का राज था। चांद की भी आखिरी तारीखें चल रही थी, इसलिए रोशनी ना होने के बराबर थी। उसने बाहर शहर में निकल कर पिछले हिस्से का रुख किया। जमाल बीबी का कमरा बंद था। वो एक नज़र आसपास पर डालकर गुलवेज़ा के कमरे के सामने आया। हल्का सा दबाव दिया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। असजद ने बहुत हल्की दस्तक देकर मोबाइल की टॉर्च ऑन की। दस्तक का कोई रिस्पॉन्स न आने पर टॉर्च की रोशनी दरवाजे की नीचे वाली लकीर से अंदर डाली। फिर कुछ देर बाद दोबारा मामूली सा दरवाज़ा बजाया। रोशनी अभी भी जल रही थी। कौन? गुलवेज़ा की घबराई हुई सी मध्यम आवाज़ सुनाई दी। असजद हूँ, उसने आहिस्ता से कहा, और कुछ ही देर में दरवाज़ा खुल गया। असजद ने अंदर दाखिल होकर फ़ौरन दरवाजे की चिटकनी चढ़ा दी। गुलवेज़ा ने किसी किस्म की हैरत का इजहार नहीं किया। वो बस खामोश खड़ी थी। क्या बात है आवी? वो उसे शानों से थामे सामने खड़ा बगौर उसका चेहरा तक रहा था। शक्ल तक दिखानी छोड़ दी। बहुत नाराज़ हो? नहीं। सर झुकाए उसने नफ़ी में सर हिलाया। हूँ। असजद ने कुछ देर रुक कर जैसे सोचने का वक्त लिया। मैं जानता हूँ तुम क्यों उदास हो। जवाबन अवेज़ा ने महज सर उठाकर उसे देखा। उस रोज़ तुमने अम्मा जान की बातें सुनी थी ना? वो भी अपनी जगह ठीक है खान। गुलवेज़ा शाने छुड़वा कर रुख मुड़ गई। एक ऐसी लड़की जो किसी माहदे की रूह से लाई गई हो, उसका ना खुशियों पर कोई हक होता है ना मोहब्बत पर। आप दूसरी शादी कर ली खान। मेरी वजह से खान बेगम परेशान भी रहती हैं, बीमार भी। नई बहू घर लाकर यकीनन उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब पता नहीं वो खफा थी या संजीदा। असजद ने खूब तवज्जो से उसकी बातें सुनकर अपनी मुस्कुराहट रोकी। अच्छा, तो तुम्हारी मर्जी भी शामिल है इसमें? मुझे तो जब भी अम्मा जान ने दूसरी शादी का कहा, मैंने तुम्हारी वजह से इनकार कर दिया। सोचा पता नहीं तुम कैसे बर्दाश्त करोगी, लेकिन खैर अगर तुम खुश हो तो मैं उन्हें हाँ में जवाब दे देता हूँ। मैं भी जानता हूँ उनकी बीमारी की असल वजह यही है। जी? वो आंखों में बेयकीनी लिए पूरी उसकी तरफ मुड़ी, जिस जवाब की वो हरगिज़ तवक्का नहीं कर रही थी। उसे सुनकर अपने तासुरात छुपा नहीं पाई। आप दूसरी शादी करेंगे? हाँ, क्योंकि लगता है इस घर के हर मसले का हल मेरी दूसरी शादी में है। फिर तुम भी चाहो तो अपने घर वापस चली जाना। मुझे कहीं नहीं जाना। चाहे तो अस्तबल में बांध दे, बस यहीं पड़ा रहने दे। उसने चिढ़ते हुए कहा। कहाँ की टेंशन कहाँ निकाली? असजद ने खूब लुत्फ उठाया। क्या करोगी यहाँ रहकर? वो दूसरी वाली तो मिलने भी नहीं देगी। चोरी छुपे का भी कोई चांस नहीं। हर वक्त उसकी कड़ी निगाहों का पहरा होगा मुझ पर। अभी तो कमरे में अकेला होता हूँ, जो मौका भी ढूंढ। गुलवेज़ा ने आगे बढ़कर उसके मुंह पे हाथ रख दिया। खान, आपके सिवा मेरे पास जीने का कोई बहाना नहीं। आपसे दूर मुझे सिर्फ मौत आ सकती है। तो फिर ना करूँ दूसरी शादी। असजद के मूड पर तो उसे देखते ही तरंग छा जाती थी। ऊपर से आज उसके अंदाज भी खालिस बीवियाना से थे। ओहो। वो उसका बाजू अपने दोनों हाथों में ज़ोर से भींचे नफ़ी में सर हिलाने लगी। असजद ने कंधे से थामकर उसे अपने सामने खड़ा किया। मोटी मोटी आंखों में काजल फैल गया था। वो रो रही थी और हद से ज़्यादा संजीदा थी। ना मजाक समझती हो और ना ही अब तक अपने खान को समझ पाई हो पागल। उसने नरमी से गुल अवेज़ को अपने साथ लगाया। सर फिरा ज़रूर हूँ, लाउबाली नहीं हूँ। मेरी मोहब्बत और मेरे जुनून को एक वक्ती उबाल मत समझना। तुम्हें देखना, तुम्हें ढूंढना, तुमसे चोरी छुपे मिलना मेरी दीवानगी, मेरा इश्क है अभी, मतलब परस्ती नहीं। तुमसे मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी की किताब में जिस नए बाब का इजाफा हुआ है वो सबसे खूबसूरत, सबसे भरपूर है। इस वक्त का कोई नेमुल बदल नहीं, ना ही तुम्हारे जैसा कोई और है। तुम्हें ना तमाम जायज़ मकाम दिलाना और पूरी दुनिया के सामने अपनाना इस वक्त मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम, सबसे बड़ा मकसद है। और कितना खुशकुन है ये तस्वर कि तुम पूरे हक के साथ मेरे साथ रहो, जैसे दुनिया के तमाम मियाँ बीवी रहते हैं। और इससे भी प्यारा तस्वर जो तुम्हें पा लेने के बाद पहली मर्तबा मेरे अंदर जागा,
उन बच्चों का है जो हमारे होंगे, मेरे और तुम्हारे। असद आलम की आने वाली नस्ल मेरे वारिस। वो उसके बालों में प्यार से उंगलियां फेरते हुए उसे आने वाली खूबसूरत दिनों की तस्वीर दिखा रहा था। और वो जब तक बेआवाज़ रो रही थी, बाकायदा सिसकियाँ लेने लगी। तुम रो रही हो गुलाबी? असद ने हैरत से उसे खुद से कदरे दूर किया। क्या ये तस्वर तुम्हारे लिए खुशकुन नहीं है? ये तस्वर बहुत खूबसूरत है खान, लेकिन मेरी बदनसीबी मुझे कभी खुश नहीं होने देती। तुम अभी भी खुद को बदनसीब समझती हो कि हमारा मिलना एक खुशबख्ती नहीं? मैं भी अपनी खुशबख्ती पर यकीन करना चाहती हूँ खान। आने वाले हसीन वक्त के तस्वर में खुश होना चाहती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं डरती हूँ खुदा न खास्ता मेरी बदनसीबी के साए कहीं आपकी ज़िंदगी की राहें तारीक ना बना दे। डर को अपनी ज़िंदगी के से निकाल कर सिर्फ उन लम्हों में जियो आवी, जो आज हमारी मुट्ठी में कैद हैं, जिन पर सिर्फ हमारा इख्तियार है, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। कल के बारे में सोचकर आज का हुस्न बर्बाद न करो, जानती हो आवी। उसने पोरों से गुलाबेजा की नम पलकें साफ की। मेरी ज़िंदगी का हासिल है वो सब लम्हे जिनमें तुम मेरे साथ, मेरे पास, मेरे करीब थी। उन्हें ज़िंदगी से निकाल दूँ तो इस बंजर खाली ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं रह जाता। खान, मुझे बिलावर और बख्त से बहुत डर लग रहा है। आपने माफ़ीनामा मुस्तरद करके बिलावर का गुस्सा मज़ीद बढ़ा दिया होगा, और बख्त वो इस ख्याल से कि किसी नई साजिश का जाल बुन रहा होगा कि बिलावर उसका राज फाश न कर दे। आज वो चाह कर भी असद की बातों पे खुद को बहला नहीं पा रही थी। क्यों सोचती रहती हो ये सब बातें? असद ने चेहरे पर आई उसकी चंद लीटों को नरमी से एक तरफ किया। खान, वो होले से सिसकी। क्यों सब आपकी जान के दुश्मन बन गए हैं? आप हवेली के फाटक से कदम बाहर रखते हैं और मेरा दिल पत्ते की तरह कांपने लगता है। हर खटके पर, आहट पर किसी अनहोनी का एहसास मेरी जान निचोड़ लेता है। खुदा के लिए आप शहर वापस चले जाएं, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। खान, धीरे धीरे सिसकियाँ लेती गुल अवेजा अचानक दोनों हाथ चेहरे पर रखे बाकायदा हिचकियों से रोने लगी। जाने आज उसे क्या हो गया था। असद पहली बार सही मायनों में परेशान हो गया। उसे शानों से थाम कर पलंग के किनारे पर बिठाया और ख़ुद भी उसके करीब बैठ गया। जिसने ये ज़िंदगी अता की है गुलाबी, वही बेहतर समझता है कि ये जान इस वजूद में कब तक रहेगी। कोई बिलावर, कोई वक्त चाह कर भी इसे बढ़ा घटा नहीं सकते। मुझसे इतनी भी मोहब्बत न करो कि वहम और खदशात तुम्हारा जीना ही मुहाल कर दे। ये देखो, उसने अचानक घड़ी पे निगाह की। इतनी देर हो गई मुझे आए हुए और तुमने ये तक नहीं पूछा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जी? गुलवेज़ा ने हैरत से चेहरा उठाया। वो यहाँ किसी काम से आया था? कल मैं पेशावर जा रहा हूँ फराज से मिलने, लेकिन बिना तुम्हें देखे, तुम्हें खुदा हाफिज़ कहे कैसे चला जाता। इसलिए आधी रात तक जागा ताकि तुमसे मिल सकूँ। वो अब उसे मुस्कुरा कर देख रहा था। आप कल पेशावर जा रहे हैं? वो पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ गई। किस वक्त और साथ कौन है? वो सारी तसल्लियाँ भूल भाल एक मरतबा फिर वहमों में घिर गई थी। खान, आपको जिरगे वाला मामला हल होने तक कहीं आया जाना नहीं चाहिए। फिर आपका गुजर तो दर्रे से भी होगा। अगर बिलावल को किसी ने इतला कर दी तो? बेताबी से उसकी आंखों में देखती वो पहले से भी ज़्यादा हवास पाख्ता नजर आने लगी। ओफ! असद ने बेसाख्ता खींच कर उसे अपने साथ लगाया। चल, पल में फर्श से उठाकर अर्श पे बिठा देती हो। मत करो इतनी मोहब्बत कि मगरूर होकर तुमसे ही आंखें फेर बैठूं। उसके लब अपने आप मुस्कुराने लगे। गुल अवेजा उसकी मुस्कुराहटों से बेनियाज अब उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थामे बैठी थी। मेरा खुद पर इख्तियार ख़त्म हो गया है खान, चाहूँ भी तो खुश नहीं रह पाती। दिल बहुत बोझल, बहुत भारी है। अब आपने अपने जाने का भी बता दिया, दिल और बेचैन हो गया है। काश मैं भी आपके साथ जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? तुम्हारा दिल चाहता है तो चलो। आप रुक जाए ना खान, बस कुछ दिन और। वो किसी उम्मीद पर उसकी आंखों में देखने लगी। असद ने प्यार से उसका गाल थपका। फराज को काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में छोड़ आया था, सिर्फ इसलिए कि यहाँ अम्मा जान हलकान हो रही थी। डॉक्टर्स ने भी मुझे चंद दिनों का रेस्ट बताया था, वरना सच पूछो तो फराज की हालत मुकम्मल तौर पर संभलने तक मेरा यहाँ आने का हरगिज़ कोई इरादा नहीं था। अब तो रेस्ट भी खूब कर लिया। क्या सोचता होगा फराज, जिस दोस्त की वजह से मौत के मुंह से वापस आया, उसने तो पलट कर पूछा भी नहीं। तुम बस खैरियत की दुआ करती रहना, इंशाल्लाह जिंदा सलामत अपनी जान के पास वापस लौटूंगा। साथ कोई है? मुनीम रजामंद हुई। हाँ, रुस्तम को ले जा रहा हूँ। बाबर पीछे डेरे के मामला ज़रा अच्छी तरह देख लेता है। अपनी खैरियत की इत्तला देते रहेंगे। वो अब दूसरे पहलुओं पर गौर करने लगी। जी बिल्कुल देते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपना मोबाइल ऑन रखने की जहमत करना होगी। असजद ने मीठा सा तंज किया तो पहली मरतबा वो भी मुस्कुरा दी। ठीक है, ऑन रखूँगी। तो मैं जाऊँ? वो उठ खड़ा हुआ और गुल अवेजा का दिल चाहा कह दे इतनी जल्दी, लेकिन लिहाज आरे आ गया। कुछ कहना है? असजद मुबहम सा मुस्कुराया तो गुल अवेजा ने घबरा कर फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया।
कह तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, वो मुस्कुराने लगी। सुबह आपको सफ़र पर निकलना होगा और टाइम पहले ही बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ठीक है, पहले तुम प्रॉमिस करो कि बिला वजह की टेंशन नहीं लोगी और खुश रहोगी। और आप वादा करें कि अपना ख्याल रखेंगे और खुली जीप में नहीं जाएंगे। उसने असद के भरे हुए हाथ पर अपना हाथ रखा तो उसने मुस्कुराते हुए हल्के से उसका हाथ दबाया और बाहर निकल गया। तुम जा रहे हो कहीं? वक्त दरमियानी दरवाजे से हवेली में दाखिल हुआ। असद सर पर सवाती टोपी जमाकर वास्कट के बदन बंद करता साफ कहीं जाने के इरादे से नजर आया। वक्त ने अपनी तेज उकाबी निगाह इर्द गिर्द दोहराई। जमाल बीबी एक छोटा सा सफरी बैग हाथ में लिए फाटक की तरफ जाती नजर आई। हाँ, पेशावर जा रहा हूँ। असद अपने रूखे लबो लहजे पर आजकल चाह कर भी काबू नहीं पा रहा था। वक्त के खूबसूरत चेहरे पर सवाए धोखे और गद्दारी की कोई तहरीर नजर नहीं आती थी। अच्छा, कितने दिनों के लिए? वापस कब आओगे? वो एकदम ही फाल हो गया। असद को दिल ही दिल में खुद पर गुस्सा आया कि वो कुछ देर पहले क्यों ना निकल गया, लेकिन वो भी क्या करता। इस दुश्मन जाके इंतजार में काम काज भी सुस्त रवि से निपटाए। असद को यकीन था कि आज कम अज़ कम वो ज़रूर आएगी, लेकिन अम्मा जान को भी मालूम नहीं क्यों उसे पेशावर भेजने की इतनी जल्दी लगी हुई थी कि इससे पहले उसका सामान बाहर भिजवा दिया। मजबूरन उसे भी वक्त को मद्देनजर रखते हुए बाहर निकलना पड़ा। वापसी कब है? वक्त ने अपना सवाल दोहराया। अब जवाब अभी असद के मुंह में था कि नज़र पिछले दरवाजे से बाहर आती गुल अवेजा पर पड़ी। वक्त पर नज़र पड़ते ही जो ठटक कर वहीं दरख्त के नीचे रुक गई थी। वक्त की गुल अवेजा की तरफ पुश थी, जबकि असद का इधर चेहरा था। वक्त का सवाल गालबन उसने भी सुन लिया था, तभी फौरन ही ना के अंदाज में हाथ हिलाकर असद को बाज रहने की तनबीह की। असद लहजे को रुका। अभी तय नहीं किया, वैसे इरादा है कि परसों सुबह वहाँ से निकलूंगा। असद ने जानबूझकर गलत मालूमात उस तक पहुँचाई जैसा कि गुल अवेजा चाह रही थी, वरना असद का अपना प्रोग्राम अगली शाम वापसी का था। पेशावर में कहाँ ठहरोगे? वक्त अपनी मर्जी की मालूमात लेने के चक्कर में उसके साथ ही बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मजबूरन असद भी गुल अवेजा की एक झलक पर गुजारा करता बाहर निकल गया। गुल अवेजा भी उल्टे कदमों अपने कमरे में वापस आ गई। वक्त के मशकूक सवालों ने उसे बुरी तरह परेशान कर दिया था। अल्लाह जाने क्या सोचे बैठा था। असद के पेशावर जाने का सुनकर उसका एकदम पुरजोश होना कोई अच्छा इशारा नहीं था। सर तो पहले ही दर्द से फटा जा रहा था। वक्त के अंदाज देखकर तो असाब भी बुरी तरह ढीले पड़ने लगे। वो सुस्त थका वजूद लिए बरामदे की सीढ़ियों में बैठ गई। या अल्लाह, मेरे खान की हिफाजत फरमाना, इस पर कोई आंच ना आए। भाभी, तुम्हें खान बेगम बुला रही हैं। गुल अवेजा को वहाँ बैठे हुए 15-20 मिनट गुजरे थे कि रहीमा बुलाने आ गई। खान बेगम? वो हैरत से उठ खड़ी हुई। वो तो उसकी सूरत देखने की भी रवादार नहीं थी, जाने बुला क्यों भेजा था। जल्दी से चादर दुरुस्त करके रहीमा के पीछे चल पड़ी। खान बेगम अपने कमरे में बैठी थी, साथ उस वक्त सिर्फ जरमीन बाजी बैठी हुई थी। वो मोदम सी एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने आंख के इशारे से रहीमा को जाने का कहा। उसके निकलते ही जरमीन ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। गुल अवेजा को पहली मरतबा किसी गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। खान बेगम ने इतनी नफरत से पहले कभी नहीं देखा था। तुम्हें अपने गांव जाना है आज ही? जी। उसने हैरत से सर उठा लिया। अपने गांव का जिक्र सुनकर कहीं कोई खुशी की लहर नहीं दौड़ी, ना ही कोई जोश सा उभरा। वो तो इनके लहजे के ज़ेर बम में उलझी थी। ये जो खेल तुमने चोरी छुपे शुरू कर रखा है ना, आज समझो उसके इख्तिताम का दिन है। उन्होंने बड़े ही ठंडे ठंडे उसके सर पर बम फोड़ा, लेकिन गुल अवेजा को हकीकतन अपना अंजाम दिखाई देने लगा। चोरी छुपे के खेल से भला और क्या मुराद हो सकती थी? मेरा बेटा बहुत सीधा है लड़की, लेकिन मत भूलो कि सिवाय मेरे वो किसी की नहीं सुनता। ये नशा भी दिनों में उतार दूंगी, जिसे शायद तुम उम्र भर का साथ समझने की भूल कर बैठी हो। आखिरी जुमले पर वो इस्तेहज़ाइया हंसी। कब से चल रहा है ये सब? अब के उन्होंने सीधा सीधा सवाल कर डाला, जिसका जवाब गुल अवेजा मरकर भी नहीं दे सकती थी। ये मियाँ बीवी की ज़ातियात थी, इनमें तो माँ भी पराई होती है। बोलो भाभी, कब और कैसे फंसाया लाला को? हमारे सामने तो बड़ी मीसनी बनी फिरती हो, और आप कहती थी अम्मा जान सियानी है, घूंघट में रहती है। अरे वो घूंघट तो हमारी अक्लों पर पर्दा डालने के लिए था। ज़मीन के तन बदन में आग लगी हुई थी। गुल अवेजा की पलकें भीग गई इस तजलील पर। इस लम्हे कोई आईना कर देता तो उसके सामने वो खुद से भी नजरें न मिला पाती। तुम्हारी माँ और इस बिलावल के साथ मुआहदे में तय पाया था कि असजद को दूसरी शादी की खुली और मुकम्मल इजाज़त है। इरादा तो मेरा यही था कि 1 साल बाद उस पर गौर करूँगी, लेकिन तुमने अपनी गलती की वजह से खुद ही माहौल पैदा कर दिया। जबीन की बहन के लिए रिश्ते की बात हो चुकी है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ये भूल मैं माफ़ कर दूँ तो इसे मेरी तरफ से माफ़ी समझो। असद से मैं कह दूँगी कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, जल्दी में भेजना पड़ा, और तुम फ़िलहाल इधर वापसी का सोचना भी मत। असद के वापस आते ही हफ्ता भर के अंदर उसका ब्याह करवा दूँगी। चाहे तो बिना तुम्हें बताए भी ये सारे काम मुकम्मल किए जा सकते हैं, लेकिन ये हमारी शान नहीं। उनकी गर्दन में
कुछ और तनाव पैदा हुआ। और ना तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुमसे छुप छुपा कर काम करते फिरे। असजद से रब्ता करने या चुगली करने का तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमने सब तय कर लिया है, उसके पास दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय शादी करने के। खामोश रहने में ही तुम्हारी आफियत है, बाकी तुम्हें भिजवाने का बंदोबस्त करवा दिया है। चाहती तो मैं ये हूँ कि कभी वापस ना हो, लेकिन जिरगे के असूलों के आगे बेबस हूँ। बहरहाल जब तक हम न बुलाएं इधर का मुँह मत करना। बिना उसकी अंदरूनी कैफियत की परवाह किए वो एक तसल्सल और रवानी से जारी थी। गुलावेजा को लगा वाकई सब कुछ तय है, ज़रूरत पड़ी तो हम ही बुलवा भेजेंगे। तब तक मेरा बेटा नई दुल्हन की जुल्फ़ों में उलझ कर तुम्हें भूल चुका होगा। सूरत पे इतराना छोड़ दो, शर्मीन की खूबसूरती चांद सूरज को भी शर्माती है। होश उड़ जाएंगे असजद के। वो पहली मर्तबा किसी तसव्वुर से मुस्कुराए। अब तुम जाओ, अपना ज़रूरी सामान उठा लो, बाबर तुम्हें ले जाने के लिए तैयार खड़ा है। उकताए हुए अंदाज में हाथ उठाकर उन्होंने गोया दफ़ा हो जाने का इशारा किया। वो नज़रें झुकाए फ़ौरन ही दरवाजे की तरफ मुड़ गई। सुनो, खान बेगम ने दोबारा किसी ख्याल से पुकारा तो वो पलटी। कोई और गुल तो नहीं खिला बैठी? उनके खशो भरे लहजे पर ज़रमीन के भी दिमाग की घंटी बजी। इस पहलू पर तो सोचा ही नहीं। उसने भी अपनी तफ्तीशी नज़रें गुल अवेज़ा पर गाड़ दी, बात जिसकी समझ में ज़रा देर से ही आई थी, लेकिन अंदाज़ा सा लगा लिया कि वो क्या कहना चाहती हैं। बिना कोई जवाब दिए वो आंसू पीते बाहर निकल आई। लाख असजद के दिल पर हुक्मरानी से ही खुली आंख की हकीकत तो बस यही है कि खड़े खड़े उसे घर से निकाल दिया गया, हत्ता कि अपनी सफाई में कुछ बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। और यही वो फ़र्क था उसमें और एक आम बीवी में जो असजद खान को नज़र नहीं आता था। वो कहना चाहती थी खान बेगम से कि रात आप सब ने जो कुछ भी देखा उसकी रोशनी में उंगली सिर्फ उनके बेटे पर उठती है, वो जो खुद चलकर उसके पास आया था। सवाल जवाब भी उसी से किए जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं, गुलावेजा ने अपने ही बागी ख्यालात की नफ़ी कर दी। खान के चोरी छुपे मिलने की जिम्मेदार भी तो मैं ही हूँ। वो बेखौफ शहजादा तो उसका हाथ थाम कर सबके सामने इकरार करने को तैयार हो गया था। वो असजद के तसव्वुर से पहली बार मुस्कराई। ये दरबदरी भी तुम्हारी मोहब्बत में कबूल है खान? फिर ये एहसास भी क्या कम है कि खान बेगम का कम अज़ कम वापसी की राहें तो खुली छोड़ दी हैं, भले किसी मसलहत के तहत ही सही। उसने एक आह भरकर अलमारी से कपड़े निकालना शुरू किए। जाने किसकी ज़ुबान काली है। रात ही तो वो उसे दूसरी शादी के जिक्र पर छेड़ रहा था और वो सब सच समझकर बुरी तरह हवास बाख्ता हो रही थी। पता नहीं खान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, जाने उसे क्या कहानी सुनाई जाएगी। क्या वो दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाएगा? अगर उसके पिछली रात की बातों की रोशनी में सोचती तो हरगिज़ ऐसा नहीं लगता था। फिर खान बेगम इतनी पुरएतमाद क्यों थी? हमारे बीच इतना सब कुछ हो गया और जिस बात के खुलने का ख्याल उसके रोंगटे खड़े कर देता था वो खुली तो ज़रूर, पर खान बेगम उसकी तवक्का से बहुत कम नाराज़ थी। जैसे इस सब के होने की उन्हें पहले से तवक्का हो, तो क्या वो अपने माँ होने का फ़ायदा उठाएंगी? उन्हें क्यों यकीन है कि असजद खान उनका कहना मान लेगा? वो कपड़े बैग में रखते एक लम्हे को ठटकी। क्या उसके लिए कि असजद ने अब तक वनी की हर शर्त पूरी की थी और बावजूद अपनी तालीम और शऊर के उसने कबीलों के रस्म व रवाज में अपनी ज़ाती सोच को हावी नहीं होने दिया? तो क्या वो रवायत परस्त है? हाँ, आखिर पिछले 2 माह से यही जब से वो और असजद राब्ते में थे, भला कब उसने कोई अहद शिकनी की? मैंने चोरी छुपे मिलने का कहा और उसने चुपचाप मान लिया। पिछले 6 माह से मैं हवेली के पिछवाड़े में नौकरों के साथ रह रही हूँ। कब उसका दिल पसीजा? खान बेगम के दिल में जगह बना लेने की खातिर सारा दिन कामों में जुटी रही और देख कर भी अनजान बना रहा। हो सकता है वो फितरतन फरमाबरदार हो। जो मैंने कहा वो भी मान लिया, जो माँ कहेगी वो भी मान लेगा। आखिर असजद के इल्म लाते हुए ही तो दूसरी शादी के माहदे में शामिल किया गया था, तो क्यों नहीं वो माँ की बात मान सकता? हो सकता है उसकी मोहब्बत वाकई मुँह देखे की हो, और जब मैं दूर चली जाऊँ तो खान बेगम इस दूरी का फ़ायदा उठाकर ओह कपड़े पटक कर वो पलक के किनारे बैठ गई। आंखें एक बार फिर जलथल हो गई। जान लेकर छोड़ोगे खान? और फिर गुलावेजा हवेली से रुखसत हो गई। कुछ इस तरह के ना तो किसी ने खुदा हाफिज़ कहा, ना ही कोई मिलने आया, न वापसी का अहद, ना इंतज़ार की बेताबी। हाल बता फाटक तक वो पहुंची तो नज़ीमा ज़रूर भागती हुई आई थी। भाभी तुम अचानक क्यों जा रही हो? बस वो अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी वापस आना भाभी, तुम्हारी बहुत याद आएगी। नसीमा ने बेसाख्ता उसका हाथ थामा। गुलावेजा ने गर्म हाथों वाली इस मुखलिस सी लड़की को देखा। उसकी पलकें नम थीं। गुलावेजा बेसाख्ता उसके गले लग गई। दुआ न करना नसीमा कि तुम्हारी ये भाभी जल्द वापस आए, और फिर मुड़कर बाहर निकल गई। बाबर ने उसके लिए पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। सामान का बैग पहले ही जमाल बीबी ने गाड़ी में रखवा दिया था। वो भी अंदर बैठ गई तो बाबर पिछला दरवाज़ा बंद करके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गुलावेजा का दिल इतना भारी था कि इस लम्हे कि अपने आंसुओं पर उसका अपना इख्तियार ही खत्म हो गया। बड़ी सी चादर के अंदर आंसू बहाती वो खुद ही बैठी उन्हें पूछती रही। 10 मिनट का सफ़र वो मुश्किल गुजरा होगा,
کہ گاڑی اچانک رک گئی۔ گل اویزا نے بے ساختہ سر اٹھا کر آس پاس دیکھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں ایک بار کار روک کر اسجد نے اسے آگے آنے کو کہا تھا۔ بابر گاڑی سے اتر کر تھوڑی دور چلا گیا اور اب موبائل کان سے لگائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد وہ واپس آیا اور کار دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ گل اویزا نے دھیان بٹانے کے لیے ارد گرد پہ نگاہ کی۔ ہریالی، کھیت، پہاڑ، موسم، پانی، ندیاں۔ آج کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ذہن بار بار انجانی سمتوں میں بھٹک رہا تھا۔ دراب دکھائی دینے لگا تھا۔ پھر وہ جگہ بھی آ کر گزر گئی جہاں اسجد نے اسے چھوڑا تھا۔ درا کراس کرتے ہی وہ گاؤں کی حد سے باہر نکل آئے۔ جس ذیلی سڑک پر وہ موجود تھے وہ آگے جا کر بڑے روڈ سے ملتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی تھوڑا آگے جانے پر بائیں طرف کو جاتی ایک اور ذیلی سڑک گل اویزا کے گاؤں کو مڑتی تھی۔ ہمدان اسے وہیں سے لے جایا کرتا تھا۔ جانے آج وہاں کس نے اطلاع بھیجی تھی، اسے کیا کہنا تھا اپنے گھر والوں سے۔ فوری طور پر کوئی معقول بہانہ۔ وہ سوچوں میں گھری تھی جب بابر نے گاؤں جانے والی روڈ پر مڑنے کی بجائے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ حیرت سے پیچھے رہ جانے والے اپنے گھر کی طرف جاتے راستے کو دیکھنے لگی۔ اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں تھا گاؤں جانے کا۔ دل میں گھبراہٹ اور بے چینی محسوس کرتے وہ مجبوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لوگ بڑی سڑک پر نکل آئے۔ بابر نے روڈ پر چڑھاتے ہی گاڑی دائیں طرف موڑ دی۔ گل اویزا کی سانسیں کسی نامعلوم خطرے کے خوف سے اٹکنے لگی۔ بابر اسے کسی انجانی منزل کی طرف لے جا رہا تھا، لیکن کہاں؟ اس نے تیزی سے سوچنا شروع کر دیا۔ کیا وہ خان بیگم کی حکم عدولی کر رہا ہے؟ کہیں اس کی نیت تو خراب نہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں؟ ایک خیال کے ذہن میں آتے ہی اس کا دل بیٹھنے لگا کہ وہ خان بیگم کی حکم عدولی نہیں بلکہ ان کے حکم کی پاسداری کر رہا ہے۔ خان بیگم نے یقیناً اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ چند دن میں کے رہے، ورنہ اصل میں ان کے اعتماد کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اسے پیچھا چھڑوا رہی تھی۔ بابر ضرور اسے دور کسی ویرانے میں جا کر ختم کرنے والا تھا۔ اسجد سے وہ کہہ دیں گے کہ میں گھر سے بھاگ گئی۔ ہاں، یہی بات ہوگی۔ گل اویزا نے اپنے خشک لکڑی جیسے لبوں پر زبان پھیر کر اپنی طرف سے بالکل درست اندازہ لگا کر شدت کا خوف محسوس کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ بعض دفعہ زیادہ سمجھداری بھی بندے کے بڑے خلاف جاتی ہے۔ سوچ بچار کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے اور سوچنے والا جانے کہاں کہاں تک ہو آتا ہے۔ گل اویزا اس پر اسرار سفر کے ٹاپ سین سے متعلق ہر منفی بات سوچ بیٹھی تھی۔ اب خاموشی سے جان بچانے کے ممکنات پر بھی غور و فکر شروع کر دیا۔ بابر سے کچھ بھی پوچھنا بیکار تھا۔ اس نے تو ہر حال میں خان بیگم کے حکم کی بجاوری کرنی تھی۔ کسی سے مدد مانگنے کے لیے تو محض زور زور سے چیخا جا سکتا تھا۔ اس نے آس پاس نگاہ دوڑائی۔ بھاری ٹریفک ایک روانی اور تیزی سے آ جا رہی تھی، اور اپنا موبائل بھی وہ بیگ میں کافی نیچے چھپا کر رکھ چکی تھی۔ دل ہی دل میں شدید بے بسی محسوس کرتے وہ اللہ سے مدد طلب کرنے لگی۔ اسجد خانہ کی یاد بھی بہت شدت سے آ رہی تھی۔ کاش کسی طرح وہ اسے بتا سکتی کہ اس کی جان اور عزت دونوں اس وقت اتنے خطرے میں ہیں۔ اگر میری عزت پر آنچ آئی تو میں اپنی جان دے دوں گی خان، لیکن تمہارا سامنا ہرگز ہرگز نہیں کروں گی۔ تمہاری گلابی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے خان، کہاں ہو تم؟ وہ بے آواز روئے جا رہی تھی۔ انہیں سفر کرتے 1.5 گھنٹے کا وقت گزر چکا تھا جب کسی شہر کے آثار نظر آنے لگے۔ ایک بڑا پیٹرول پمپ گزرا اور اس کے فوراً بعد کار سڑک سے اتر کر کنارے پر رک گئی۔ گل اویزا نے دھڑ دھڑ کرتے دل پر مشکل قابو پاتے حالات کا جائزہ لیا۔ بابر اپنی کار سے نکل کر تھوڑے فاصلے پر ان سے آگے کھڑی ایک دوسری کار کی طرف پیدل بڑھا تو گل اویزا نے سیکنڈز کے اندر فیصلہ کیا کہ یہی مناسب وقت ہے، اسے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ نظریں آگے جاتے ہوئے بابر کی پشت پر جمائے اس نے گاڑی کے ہینڈل کو ہاتھ مارنے شروع کیے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی دروازہ کہاں سے کھولنا ہے، پھر بھی کوشش جاری رکھی، اور یوں ہی ہاتھ مارتے اللہ جانے کیسے کٹک کی آواز سے دروازہ ڈھیلا ہو کر کھل گیا۔ گل اویزا نے جلدی سے پیر نیچے رکھا اور نکلنے سے پہلے احتیاطاً ایک بار پھر بابر کو دیکھا۔ وہ اگلی گاڑی کے شیشے پر جھکا کسی سے بات کر رہا تھا۔ تبھی اس اگلی گاڑی کا دروازہ کھول کر کوئی باہر نکلا۔ گل اویزا کے پاس وقت کی شدید قلت تھی۔ بابر یا وہ اگلی کار والے کسی بھی وقت اس کی طرف متوجہ ہو سکتے تھے۔ اس نے دروازہ پورا کھول کر نیچے اترتے ایک آخری نگاہ دوبارہ سامنے اٹھائی اور دل جیسے دھڑکنا ہی بھول بیٹھا۔ آنکھوں سے چشمہ اتار کر سامنے کی جیب میں اٹکاتے بابر کے ہم قدم اس کی کار کی طرف بڑھتا وہ شخص کوئی اور نہیں، اس کا اپنا خان تھا۔ اوف! گل اویزا نے جیسے طویل ذہنی تھکا دینے والی مسافت کے بعد ڈھیلا سا ہو کر سیٹ سے پشت ٹکائی۔ اب خان یہاں کیوں اور کیسے تھا، اور وہ اس کے پاس کیوں لائی گئی؟ اب اسے ان گتھیوں کے سلجھانے سے ہرگز کوئی سروکار نہ تھا۔ فی الحال بس یہ طے تھا کہ اس کی عزت و جان محفوظ تھی، کیونکہ وہ ایک بہت اپنے کی حفاظت میں تھی۔ تشکر کا آنسو بے ساختہ آنکھ سے ٹپکا اور اس نے باقاعدہ زبان سے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ پھر اسجد گاڑی کے بالکل قریب آ کر شیشے پر جھکا اور مسکراتی نگاہ اس پر ڈالی۔ آ جاؤ۔ وہ بھی بنا سوال جواب کیے باہر آ گئی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اسجد نے دوسری گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
बाबर ने उसका बैग बराबर वाली सीट पर लाकर रख दिया। ड्राइविंग सीट पर रुस्तम बैठा था। असद ने बाहर खड़े खड़े कुछ देर तक बाबर से बातें की और जब बाबर अपनी गाड़ी में बैठकर वापस मुड़ गया तो वो भी आकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। रुस्तम ने कार स्टार्ट कर दी और एक मरतबा फिर सफ़र का आगाज़ हो गया। सेहन पुरसुकून हुआ तो गुल अवेज़ा के दिल में कुछ और सवाल पैदा हुए, लेकिन वो पिछले 2 घंटे शदीद असाबी दबाव का शिकार रही थी, इसलिए इन नए सवालों को ज़बरदस्ती पीछे धकेल कर आंखें मूंद दी। रुस्तम की मौजूदगी में असद के उससे मुखातिब होने का वैसे भी इम्कान कम नहीं था। 1-1.5 घंटा के मज़ीद सफ़र के बाद वो एक बहुत बड़े शहर में दाखिल हुए, जो यकीनन पेशावर भी हो सकता था। ये भी गुल अवेज़ा का अंदाज़ा था, क्योंकि असद सुबह पेशावर के लिए ही निकला था, वरना उसने ना तो कभी पेशावर देखा था, ना ही बाहर की बाकी दुनिया। वो इस बड़े शहर की रौनकें इंतहाई हैरत भरी नज़रों से देख रही थी। जब कार एक नहायत खूबसूरत बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में दाखिल हुई, गुल अवेज़ा ने न्यून साइन पढ़ा। वो एक होटल था। असद उसे अपनी मैयत में लिए अंदर आया और रिसेप्शन पर एक कमरा बुक करवाया। रुस्तम सामान रखकर वहीं से इजाज़त लेकर बाहर चला गया। इन दोनों को सामान समेत एक कमरे में पहुंचा दिया गया। असद ने दरवाज़ा बंद करके सबसे पहले मोबाइल निकाला। हाँ यार, पेशावर में हूँ, बस अभी पहुंचा हूँ। नहीं, यहाँ एक होटल में हूँ। दरअसल कुछ देर के लिए वो खामोश हुआ। यार पूरी बात तो सुन लो, फिर निकाल लेना गालियाँ। वो मुस्कुराया। रुस्तम तुम्हारे पास आ रहा है, 15-20 मिनट में पहुँच जाएगा। तुम्हारे पास ही ठहरेगा। मैं तुम्हारी भाभी के साथ हूँ। शाम तक वेट करो, उसे साथ लेकर ही आऊँगा। अच्छा भाई, तुम्हारी तरफ ही खाएंगे, बस फिलहाल और कुछ मत पूछो। शाम में दोनों कान खींच लेना, अभी टाइम नहीं है। उसने हंसते हुए मोबाइल ऑफ करके जेब में रखा और गुल अवेज़ा की तरफ मुड़ा। अरे तुम खड़ी क्यों हो, और ये चादर? उसने खुद ही आगे बढ़कर गुल अवेज़ा की भारी भरकम चादर उतारी, जिसे फ़ौरन ही दोबारा खींचकर उसने गले में डाला, क्योंकि जाहिर है वो बिना दुपट्टे की थी। असद ने हंसकर चादर छोड़ दी और 2 कदम चलकर उसके मुकाबिल आया। तुम अपने गाँव जा रही थी गुलाबी, खैरियत तो थी ना? वो यकलख्त संजीदा हुआ। जी। गुल अवेज़ा ने हैरत से असद को देखा। कौन किस बात से आगाह था और किससे बेखबर, कुछ कहना मुश्किल था। आपने मुझे यहाँ कैसे बुलवाया खान? वो अपनी जगह हैरान थी। भाई हम तो अभी मर्दान ही पहुँचे थे कि बाबर की कॉल आ गई। उसने बताया कि खान बेगम ने भाभी को उनके गाँव छोड़ने का हुक्म दिया है, क्योंकि उनकी वालिदा की तबीयत ख़राब है। साथ ही तनबीह भी की है कि असद से इस बारे में कोई बात न की जाए। बाबर उनके हुक्म की तामील करते हुए तुम्हें हवेली से तो ले आया, लेकिन अम्मा शायद जानती नहीं कि बिना मेरे इल्म में लाए ये लोग कोई काम नहीं करते, और यहाँ तो मामला मेरी बीवी का था। बहरहाल मुझे काफ़ी हैरत हुई सुनकर। मैंने बाबर से 5 मिनट का वक्त लिया और फ़ौरन ही तुम्हारा नंबर मिलाया, लेकिन वो बंद था। तब यूँ ही वो हाल अहवाल के लिए हमदान को कॉल की। उसने वालिदा की बीमारी या तुम्हारी आमद के मुतल्लिक कोई बात नहीं की। तब मैं समझ गया कि मामला कुछ और है। बस फ़ौरन ही बाबर को दोबारा कॉल मिलाकर कहा तुम्हें वो मेरे पास ले आए। हम वहीं मर्दान में ही रुके, तुम लोगों के इंतज़ार में। बस गलती कर दी। जिस वक्त बाबर मुझे ये सब बता रहा था, उसी की मोबाइल से तुमसे भी बात कर लेता, बिल्कुल ही ख्याल नहीं आया। तो बाबर भाई हवेली से निकलने के बाद आपसे फ़ोन पर बात कर रहे थे। उसने गहरा सांस लिया। खान, काश आप उस वक्त मुझसे बात कर लेते। बाबर भाई अनजान रास्तों पर गाड़ी चलाते जा रहे थे। मैं बहुत डर गई थी। उसकी आंखें पानियों से झिलमिल करने लगी। मुझे लगा वो बात भी मुकम्मल नहीं कर पाई और शिद्दत से रोना आ गया। असद ने अपने करीब किया तो उसके सीने से लगकर रोती चली गई। आई एम सॉरी आबी, सब कुछ ऐसे अचानक पेश आया कि यकीन करो मेरे लिए अभी तक समझना मुश्किल है। वो अपनी जगह दुरुस्त था। तो खान, आपने भी मर्दान में मुझसे पूछ लिया होता। वो आंखें रगड़ कर हैरत से उसे देखने लगी तो वो एकदम हंस पड़ा। सब कुछ पूछना है यकीनन, लेकिन इस वक्त मुझे बस इतना याद रहा कि तुमने रात मेरे साथ चलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। मैंने सोचा अल्लाह पाक ने सबब पैदा कर दिया, इकट्ठे पेशावर पहुंचकर सारी बातें कर लेंगे। अब बीवी के अखबार पर कोई दफ़ा लगती है तो बताओ। उसके लिए हर बात से अहम थी गुल अवेज़ा की यहाँ मौजूदगी। वो खुश था और खुशी उसके हर अंदाज से झलक रही थी। रात मैंने जो भी कहा सब सच हो रहा है, वो संजीदगी से कहकर कदरे दूर हो गई। असद ने कुछ देर रुक कर उसकी बात पे गौर किया। यहाँ उसके कंधे पर हाथ रखकर गुल अवेज़ा को अपनी तरफ मोड़ा और करीब रखे बेड के किनारे पर उसे बिठाकर अपने लिए नज़दीकी कुर्सी की सीट ली। अब वो बिल्कुल उसके सामने बैठा संजीदगी से उसे देख रहा था। अब बताओ क्या हुआ था मेरे आने के बाद? खान, वो रात। गुल अवेज़ा बात के आगाज़ में अटक गई। नज़रें नीचे किए बिला वजह अंगूठी घुमाने लगी। असद ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। रात क्या? किसी ने आपको देख लिया था? वो अभी भी नज़रें नहीं उठा पा रही थी। हूँ। असद ने हाथ छोड़कर कुर्सी से टेक लगाई। और तुम्हें गाँव भेजने की वजह? आपकी शादी, दूसरी हर बात बताओ गुल। और क्या कुछ कहा उन्होंने? वो अब खतरनाक हद तक संजीदा था। जी खान, गुल अवेज़ा ने ताबेदारी से सर हिलाते हुए हर बात दोहरा दी। सब मेरी कोताही है। वो कुर्सी से उठ गया। आज अगर सीधे स्वभाव सबके सामने तुम्हें अपना चुका होता
तो तुम्हारे यूं दर बदर होने की नौबत ना आती। अब आगे क्या होगा खान? वो भी परेशानी से उठी। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं अपने गाँव नहीं गई, और बेफिक्र हो, बाबर उन्हें कुछ नहीं बताएगा और तुम्हारे घर डायरेक्ट वो कभी रब्ता नहीं करेंगे। मालूम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप वापसी पर मुझे गाँव छोड़ देंगे? फौरी तौर पर गुल अवेजा की समझ में बस यही आ सकता। असद उसके मासूम सवाल पर बुरी तरह शर्मिंदा हो गया। उसकी सादगी पर तर्स प्यार जाने क्या कुछ महसूस हुआ। गुलामी की ज़िंदगी जीतने वाले शायद अपनी जंजीरों के इतने आदी हो जाते हैं कि आज़ादी का परवाना महज उन्हें एक ख्वाब नजर आता है। गुल अवेजा के लिए ये सोच ही नाकाबिले यकीन थी। कोई इस वक्त पूरी तरह आज़ाद है और चाहे तो इस आज़ादी को महसूस कर सकती है। वही पागले! असद ने बाजू उसके गिर्द हमाइल करके अपने साथ लगाया। तुम्हें लगता है यहाँ अपनी ऐश की खातिर एक रोज़ के लिए बुलाकर दोबारा तुम्हें हालात के रहमो करम पर छोड़ दूंगा? अपने खान को कठपुतली समझ रखा है। बाबा, हम एक साथ हवेली जाएंगे और कल मैं अम्मा जान को सारी गलत फहमियाँ दूर कर दूंगा। वो जो सोचे बैठी हैं कभी नहीं होगा। मुझे मेरी यही इकलौती बीवी बहुत अजीज़ है और अब मुझे इसका साथ दिन रात सुबह शाम चाहिए। उसने प्यार से वजाहत देकर उंगली से उसका गाल छुआ। फिलहाल तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाने का ऑर्डर देता हूँ। बहुत सख्त भूख लगी है, फिर तुम कुछ देर आराम करना। मुझे एक दो ज़रूरी काम है, मैं 1.5-2 घंटे में वापस आ जाऊँगा। वो उसे प्रोग्राम बताकर इंटरकॉम पर खाने का ऑर्डर देने लगा। गुलवेजा सर हिलाकर अपने बैग की तरफ बढ़ गई। तुम सोई नहीं हो शायद? असद करीबन 2 घंटे के बाद बाहर से वापस आया तो गुलवेजा यूं ही फारिग बैठी थी। उसने हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग गुलवेजा को दिए। मैं दिन को कभी नहीं सोती, आदत नहीं है। वो मुस्कुराकर सामान देखने लगी। ये एक ड्रेस है तुम्हारे लिए। हमें दरअसल कुछ देर में फराज के घर के लिए निकलना होगा। वो थक कर बेड के किनारे पर बैठ गया और टांगे सामने सीधी की। फराज सख्त खफा है कि मैंने होटल में कमरा क्यों लिया। पेशावर में तो हमेशा उसी के पास ठहरता हूँ ना। तुम्हारे बारे में बताया तो और भी गुस्सा हो गया कि क्या भाभी हमारे घर नहीं रह सकती। मजबूर होकर कहना पड़ा कि भाई 6 माह हो गए हैं शादी को, एक छोटे मोटे हनीमून पर हमारा भी हक बनता है। वो अब काफ़ी रिलैक्स मूड में गुलावेजा के साथ हाल अहवाल बांट रहा था। वो ज़ेर मुस्कुराते हुए अपना ड्रेस देखने लगी। लाइट पिंक कलर का एक रेडीमेड सूट था, बहुत ही खूबसूरत और जदीद तर्ज का। साथ ही हल्के कढ़ाई के रंगों वाली सफ़ेद चादर थी ओढ़ने के लिए। ये उसने नज़र ही नज़र में सवाल किया। इन 2 दिनों में तुम ये पहनोगी? यहाँ ये लंबा घूंघट और काली चादर नहीं चलेगी। अब तुम मेरे साथ हो। वो मुस्कुराते हुए वाजा करने लगा। लगता है आपको शहरी बीवी लाने का बहुत शौक था। गुलवेजा पहली मर्तबा शरारत के मूड में आई। अच्छा, वो खुशदिली से हंसा। लेकिन दिल तो पहाड़न को दे बैठा हूँ और अब पहाड़न को मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बेसाख्ता बोली। क्यों नहीं? असद बड़े मूड में मुस्कुराता हुआ करीब आया। पहाड़न अगर 007 बन सकती है तो हमारी खातर शहरी भी बन सकती है। सामने आई बालों की लट को उसने उंगली पर लपेटा। तो कब बनना है मुझे शहर वाली? उसने असद का जहन अपनी तरफ से हटाने की शोरी कोशिश की। ओह हाँ, उसने चौंक कर कलाई आगे की। 4 बज गए। यार, रात को हम फराज की तरफ खाने पर इनवाइटेड हैं। बात तुम ले चुकी हो। ऐसा करो, ये ड्रेस और चादर पहन लो। मगरिब से पहले तक का वक्त पेशावर में घूमे फिरेंगे और वहीं से फराज की तरफ चले जाएंगे। खान हमें ये सब। गुलवेजा का जहन अचानक पेशावर से खान बेगम और गाँव की तरफ भटका। ओहो! असद ने फौरन उसके लबों पर उंगली रखकर बोलने से मना किया। अब वो बिना कहे उसकी हर बात समझने लगा था। ये 2 दिन सिर्फ हम दोनों के हैं गुलवेजा। असद! उसने गुलवेजा का खूबसूरत चेहरा अपने हाथों में लेकर अपनी गहरी चमकती निगाहें उस पर जमाई। इन 2 दिनों में न हम आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होंगे और ना ही पीछे क्या हुआ इस पर बात करेंगे। तुम जानती हो अभी पिछले 6 माह की मुश्किल से 3-4 मुलाकातों में जहन पर चोरी छुपे का कितना दबाव था, और आने वाले कल में जब सारी बातें अम्मा जान के सामने खुल जाएंगी तो मालूम नहीं कैसे हालात में वहाँ रहना पड़े। इसलिए ये शाम, ये रात और कल का दिन मेरे लिए क्या मायने रखते हैं तुम अंदाज़ा लगा सकती हो। मुझे किसी भी दबाव, किसी भी मजबूरी से आज़ाद होकर बहुत खुलकर सिर्फ तुम्हें महसूस करना है, और मैं तुमसे भी यही तवक्का करता हूँ कि हर परेशानी को जहन से हटाकर तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचोगी, मेरा ख्याल रखोगी, मुझे प्यार दोगी। बस मैं और तुम। वो किसी लाडले बच्चे की तरह जिद पर अड़ा हुआ था। जज्बातियत इस लम्हे इंतहाओं को छू रही थी। गुलवेजा के लिए उसकी दिली और जहनी कैफियत समझकर उसका साथ देना इस लम्हे दुनिया की हर बात पर मुकद्दम, हर शय से भरकर था। वो उसे खुश रहने की दरख्वास्त कर रहा था। वो जो खुशियों के हसूल को खुद भी तरस गई थी, कैसे उसकी ख्वाहिश का एहतराम न करती। उसका शोहर सारी खुशियाँ उसकी झोली में डालने को तैयार खड़ा था। गुलवेजा ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। मैं तैयार होकर आती हूँ। नया ड्रेस उठाकर उसने बाथरूम का रुख किया, लेकिन कुछ सोचकर मुड़ी। खान वो हाँ हाँ कहो। मोबाइल की तरफ मुतवज्जा होते असद ने सर उठाया। इन कपड़ों के साथ ये जूता अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप पहले मार्केट से
वो झिझक कर रुक गई। असद ने ये सारा एहतमाम उसे दोस्त के यहाँ पहली बार जाने के लिए कर रहा था। किसी किस्म की कमी रह जाना खुद उसके शोहर के लिए शर्मिंदगी का बाइस था। हम दोनों यहाँ से पहले मार्केट ही जा रहे हैं डियर। पहले तुम्हें तुम्हारी मर्जी की शॉपिंग करवाऊंगा, इसके बाद कुछ घूमे फिरेंगे। ये एक ड्रेस भी फिलहाल के लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए ख़रीद लिया, वरना मैं चाहता था तुम अपनी सारी शॉपिंग अपनी पसंद से करो। तो ठीक है, सबसे पहले जूता खरीद लेते हैं, उसके बाद बाकी शॉपिंग कर लेंगे। असद ने तफसील में जाकर उसे तसल्ली दी। तैयार होकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज उसने बाल भी कदरे मॉडर्न अंदाज में बनाने की कोशिश की थी। हल्की गुलाबी लिपस्टिक जो असद ही सामान के साथ लाया था लगा ली। असद ने उसे मुँह छुपाने से मना कर दिया था। वो सलीके से नई चादर ओढ़े उसकी संगत में रवाना हो गई और अब हैरत से रोशनियों, रंगों और लोगों की बहार देख रही थी। 20 साल ज़िंदगी में पहली मर्तबा उसने अपनी पसंद से कुछ खरीदा था। असद ने उसकी तरफ से एक सूट फराज की वालदा के लिए खरीद कर पैक करवाया। वो पहली मर्तबा उनके यहाँ जा रही थी। खाली हाथ जाने का उनकी तरफ रिवाज नहीं था। मगरिब की अजान होने लगी तो असद उसे फराज के घर ले आया। वहाँ फराज की अम्मी, बहन और भाभी उसकी मुंतजिर थी। फराज अभी तक चलने फिरने की हालत में नहीं था। सलाम करके असद को लिए दूसरे कमरे में चला गया। उनका बंगले नुमा घर बहुत ही खूबसूरत था। तमाम अमले खाना भी नहायत मेहमान नवाज और काफ़ी हंसमुख थे। पिछले चंद घंटों के दौरान गुलावेजा एक ऐसी दुनिया में आ गई थी कि वक्ती तौर पर सचमुच हर दुख, हर खौफ उसके जहन से निकल गया। बस याद थी तो एक असद की संगत, उसकी मोहब्बत, उसकी बातें और ये सारा दिल फरेब मंजर। अगर ये सब एक ख्वाब था तो वो कभी इस ख्वाब से जागना नहीं चाहती थी। खाने के बाद भी फराज उसे जाने नहीं दे रहा था। असद ने सबकी नज़र बचाकर बाकायदा हाथ उसके आगे जोड़ दिए। वो तब भी ढिठाई से सर नफ़ी में हिलाते हुए हंसता रहा। 1 घंटे बाद फराज ने उंगली उठाकर ऑर्डर दिया। ठीक है बेटा, मुझे भी उधार चुकाने का मौका मिलेगा, याद रखना तुम। सुबह तो आओगे ना? वो बेशर्मी से हंस रहा था। असद ने पहली मर्तबा संजीदगी से ध्यान दिया। वो यकीनन उसे बहुत मिस कर रहा था। असद भी आया तो यहाँ इसी इरादे से था कि पूरे 2 दिन उसे मुकम्मल वक्त देगा, लेकिन इस नई सूरत हाल ने वाकई मजबूर कर दिया था। सुबह भी आऊँगा, वो मुस्कुराया। एंड डोंट वरी, ये गुल अवेजा और अब्बा जान वाला मामला हल कर दूँ तो जल्द ही दोबारा तुम्हारे पास वापस आऊँगा। बस दुआ करो एक बार ये मसला अच्छी तरह सेट हो जाए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फराज ने उसके हाथ पे हाथ रख कर तसल्ली दी। और हाँ, तुम लोग अब निकल चलो, 11 बज गए हैं। यहाँ के हालात में इतनी देर तक बाहर रहना ठीक नहीं। चलो शुक्र है 11 बजे ही सही तुम्हें हमारी खैरियत का ख्याल आ ही गया। मुस्कुराते हुए असद ने गाड़ी की चाबी संभाली। खान, मैंने मालूम कर लिया है, असद जहाँ एक होटल में ठहरा है। होटल में? बख्त को अचंभा हुआ। खान बेगम ने तो कहा था वो अपने दोस्त की तरफ जाता और ठहरता है। तुम्हें यकीन है वो असद खान है? बख्त को अपनी आदमी की रिपोर्ट पर शुबा गुजरा। जी खान, वो असद ही था, लेकिन उसके साथ कोई औरत थी, शायद इसीलिए। ओह, बख्त की आंखों में चमक आई। अय्याश कहीं का, गाँव में शराफत के नकाब ओढ़े फिरता है और शहर में रंग रलियाँ। ठीक है खान साहब, तुम्हें तो अब रंगे हाथों पकड़वा कर ऊपर भेजूंगा। मरने के बाद भी तुम्हें अच्छे नाम से याद नहीं रहने दूंगा। बख्त ने किसी ख्याल से दांत किचकिचाए। नजीबुल्ला, तुम होटल से 1 मिनट के लिए भी इधर उधर ना होना। वो सुबह कब वहाँ से निकले कुछ कह नहीं सकते। किसी कीमत पर भी ये मौका ज़ाया नहीं होना चाहिए। मैं और वली सुबह अजानों तक पेशावर पहुँच जाएंगे। मुझे लगता है उसके होटल से निकल कर कहीं जाने का वक्त ही हमारे लिए सबसे मुनासिब रहेगा। बेफिक्र रहे खान, मैं सुबह तक यहीं हूँ, आप पहुँच कर इतला कर दें। हम बस निकल रहे हैं कुछ देर में। बख्त ने वली को इशारा किया। रात के 12 बजे का अमल था। वो अभी कुछ घंटे पहले ही खान बेगम के पास गया था। उनसे असद की आमद का पूछा तो उन्होंने बताया कल दिन में किसी भी वक्त वो पेशावर से निकल पड़ेगा। वक्त को असद की गलत बयानी पर भी सख्त गुस्सा आया, जिसने उस पर परसों वापसी का बताया था। अगर वो एहतियातन खान बेगम के पास चला ना जाता तो असद अगले रोज़ घर भी पहुंच जाता और वो मौका ज़ाया होने पर हाथ ही मलता रह जाता। खान बेगम की दुरुस्त इतला पर उसने रातों रात प्रोग्राम तरतीब दिया। खान बेगम के यहाँ से उठते हुए ये भी कह दिया कि आज रात एक दोस्त की अयादत को मर्दान जा रहा हूँ, ताकि असद के कत्ल का वाक़या होने पर उसकी ज़ात शक के दायरे में न आए। हत्ता कि अपने घर वालों से भी मर्दान का कहकर वली को लिए पेशावर रवाना हो गया। खान, 10 बज गए हैं, उठ जाएं। बेड के कोने पर बैठते हुए वो बहुत हल्की आवाज़ में गोया हुई। करवट बदल कर सीधे लेटे उसने मुंदी मुंदी आंखों से देखा। गीले बालों और मैरून सूट में वो दूध की तरह सफ़ेद लग रही थी। जाने कैसा अपनी जानिब खींचने वाला नूर था उसके चेहरे पर। असद मुस्कुराते हुए पूरा बेदार हो गया। तुम कब जागी? मुझे तो होश ही नहीं था। तकरीबन 1 घंटा हुआ है। आप इतनी गहरी नींद सोए हुए थे, मेरा दिल नहीं चाहा, लेकिन अब 10 बजे तो सोचा हम कहीं लेट ना हो जाए। वो हाथों को गोद में रखे नजरें झुकाए उसे बताने लगी। हाँ यार, हमें तो यहाँ से निकलते भी 11 हो जाएंगे। फराज भी वेट कर रहा होगा। असद उठकर बैठ गया। सोते सोते ही अजानें हो गई। उसने खसिया कर बालों में उंगलियाँ फेरी।
میں نے آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں، کوشش کرے تو 10:30 تک نکل سکتے ہیں۔ وہ اٹھنے لگی لیکن اسد نے بڑھ کر کلائی تھام لی۔ کچھ دیر بیٹھ نہیں سکتے؟ جی نہیں، اس نے مسکرا کر ہاتھ جھٹکا۔ اسد بھی ہنستے ہوئے واش روم چلا گیا۔ گل عویزہ نے جلدی جلدی چیزیں سمیٹ کر اپنے اور اسد کے بیگ میں ڈالی۔ یہاں سے پہلے انہوں نے فراز کے پاس جانا تھا اور اس کے بعد گاؤں۔ گل عویزہ کا دل گاؤں کے خیال سے یک بار کی دھڑکا۔ یہ غیر متوقع صورتحال خان بیگم کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ وہ تو اسے اس کے گاؤں بھیج کر خوب اطمینان محسوس کر رہی ہوں گی۔ پتہ نہیں خان ان سے کیسے بات کرے گا اور کیا وہ اتنی آسانی سے ہار مان لیں گی۔ دیوار سے ٹیک لگائے وہ کہیں بہت دور پہنچی ہوئی تھی جب اسد بالوں میں کنگھی کرتا باتھ روم سے باہر آیا۔ کیا سوچ رہی ہے میری پرنسس؟ اس نے دھیرے سے آگے ہاتھ لہرایا تو وہ محض اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ڈارک گرے شلوار قمیض میں وہ اتنا فریش، اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ گل عویزہ سب بھولنے لگی۔ آج کی اتنی حسین صبح میں یہ اداسی اس چاند چہرے پر کچھ سج نہیں رہی۔ خان، آج ہم نے گاؤں جانا ہے، اس نے تمہید باندھی۔ تو وہ سینے پر ہاتھ باندھے گل عویزہ کے نزدیک آیا۔ آپ کو میری خوشی کی خاطر اپنی ماں کا دل دکھانا پڑے گا۔ کیا یہ ایک مشکل فیصلہ نہیں ہوگا؟ مشکل ضرور ہے آبی، ناجائز قطعاً نہیں۔ ہم رات کو چوری چھپے ملے مانتا ہوں۔ اس بات نے انہیں ٹھیس پہنچائی، لیکن جواب میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ کس کتاب میں؟ درست ہے، تم سے چوری چھپے ملنے میں مجھ پر شریعت کی کوئی قید نہیں۔ نہ دنیا مجھ پر انگلی اٹھا سکتی ہے، نہ دین میں کوئی قدغن ہے۔ مت بھولو گلابی کہ میرا تمہارا رشتہ اتنا مضبوط، اتنا طاقتور ہے کہ بنا ایک لفظ بھی بولے میں صرف تمہارا ہاتھ پکڑ کر یہ ساری جنگ جیت سکتا ہوں۔ اس نے نرمی اور پیار سے گل عویزہ کو اپنے ساتھ لگا کر اس کے بالوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ جہاں تک ماں کا دل دکھانے کی بات ہے مائی لو، تو والدین کی فرما برداری کچھ اور چیز ہے، اور ان کے ہاتھوں جذباتی بلیک میلنگ کا شکار ہو کر ان کے ناجائز حکم مان کر اپنے جائز رشتے کو اس کی بھینٹ چڑھانا کچھ اور۔ شروع کے 4 ماہ میں نے تم سے لا تعلقی بنائے رکھی، جس کی وجہ سے یقیناً تمہیں یہ غلط فہمی رہی ہوگی کہ میں اماں جان کے دباؤ میں آ کر ایسا کر رہا ہوں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ صنوبر والے واقعے نے مجھے لڑکیوں سے انتہائی بدگمان کر دیا تھا۔ سچ کہوں گلابی، اتنی شدت پسندی سے خود بھی سخت خائف ہوں اور اسے اپنی خامی ہی تصور کرتا ہوں۔ دلی خواہش میری بھی یہی ہے کہ محبت ہو یا نفرت، کسی بھی معاملے کی انتہا تک پہنچنے سے پرہیز کروں، لیکن کیا کریں کہ یہی 2 جذبے ہیں جن کا سیدھا اثر دل پر ہوتا ہے۔ میں بھی دل کے معاملات میں خود کو بے بس محسوس کرتا ہوں۔ ہاں، اب تم میری زندگی میں آ گئی ہو سکتا ہے تمہاری ذہانت عملی سوچ اور حقیقت پسندی سے میچ ہو کر میری انتہائیں بھی اعتدال کے دائرے میں آ جائے۔ اور ہاں، شانوں سے تھام کر اسد نے اسے بالکل اپنے مقابل کھڑا کیا۔ اس نازک موقع پر بھی تم ہی میری طاقت بنو گی، کیونکہ بہرحال ہم درست ہیں اور حق پر ہیں۔ آخر میں ابرو اٹھا کر سوال کیا، کیا سمجھی؟ جی، اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی، لیکن اسد نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ایک چھوٹے سے اضافے کی اور ضرورت ہے۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر میں نے تمہیں کھو دیا تو برباد ہو جاؤں گا۔ تم میری فطرت سے ابھی واقف نہیں ہو، اس لیے نہیں سمجھ سکتی، لیکن وہ ماں ہے، ان سے بہتر مجھے کون سمجھ سکتا ہے۔ صرف ایک بار انہیں احساس ہو جائے کہ میرے لیے تم کیا ہو تو شاید خود ہی پیچھے ہٹ جائیں۔ اور یہ جذباتی بلیک میلنگ نہیں ہے، میری مجبوری ہے، وہ رسان سے اسے سمجھا رہا تھا، جو پلکوں میں حیرت لیے عجیب انداز میں اسے تک رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ کیا میں واقعی اتنی خوش قسمت ہوں؟ خان، وہ بے ساختہ در آنے والے تشکر کے آنسو پر قابو نہ پا سکی اور بے ساختہ اسد کے گلے لگ گئی۔ کاش یہ زندگی مجھے اتنی مہلت عطا کر دے کہ میں اس سے بے تحاشا محبت کا قرض اتار سکوں۔ چاہو تو تم یہ قرض روز کے حساب سے ساتھ ساتھ چکا سکتی ہو۔ اسد نے اچانک ہی لہجہ بدل کر ماحول کی سنجیدگی ختم کی۔ وہ بھی روتے روتے ہنس پڑی۔ اب چلیں؟ آف کورس میڈم، فراز سے جوتے نہیں کھانے۔ اس نے فوراً ہی بیگز اٹھا کر دروازے کا رخ کیا۔ یہ ایک پارکنگ ایریا کا منظر تھا، جہاں سڑک کی مغربی سمت میں تھوڑا سا پیچھے کو ہٹ کر ایک قطار اور بڑی بڑی دکانیں تھیں۔ پارکنگ ایریا میں دراصل انہی کو الاٹ کیا گیا تھا۔ پارکنگ میں کھڑی بے شمار گاڑیوں میں سے ایک گاڑی بخت کی بھی تھی۔ وہ لوگ 5 بجے صبح ہی نجیب اللہ سے آ ملے تھے، جس نے پچھلی رات پوری رات یہیں بیٹھ کر گزار دی تھی۔ اس وقت بھی تینوں گاڑی میں بیٹھے تھے۔ صبح 8 بجے کے قریب باری باری تینوں قریبی ریسٹورینٹ سے ناشتہ بھی کر رہے تھے۔ اسد کا جس ہوٹل میں قیام تھا وہ اس دو رویہ سڑک کی دوسری جانب واقع تھا۔ ہوٹل کی عمارت باقاعدہ ایک احاطے کے اندر تھی اور اس کا ایک ہی داخلی خارجی گیٹ تھا، یعنی اسد نے اسی سے گزر کر باہر آنا تھا۔ اسی وقت گیٹ سے ایک کار برآمد ہوئی تو تینوں چوکنا ہو گئے، لیکن وہ اسد کی کار نہیں تھی۔ بخت نے گھڑی کی طرف دیکھا، 11:15 بجے تھے۔ خان، ہمیں یہ تو معلوم نہیں ہے کہ اسد نے یہاں سے کدھر جانا ہے۔ ولی بخش نے سگریٹ سلگا کر کش لگایا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب ہم آگے ہیں تو مسلسل پیچھا کریں گے، جیسے ہی کوئی مناسب جگہ نظر آئی اپنا کام کر دیں گے۔
बख्त का अंदाज नहायत दो टोक था। वली बख्श को जवाब मिल गया, यानी अब तो कोई मुर्जा ही उसको असजद को मौत के मुंह से बचाने में जाने से बचा सकता था। खान गाड़ी। नजीबुल्ला ने तवज्जो दिलाई तो दोनों चौंके। बिलाशुबा वो असजद था। गेट से निकालकर उसने गाड़ी शुमाल की सिमत में डाल दी। ड्राइविंग सीट पर बैठे बख्त ने फौरन चाबी घुमाकर कार स्टार्ट की। यू टर्न महज 20-25 फुट पीछे था। सेकंड्स में उसने गाड़ी टर्न करके असजद की गाड़ी के पीछे लगाई। मफलर से अपना नाक मुंह लपेटने की कोशिश भी की थी। उसके साथ बाकी औरत है खान। वली ने मामूली सी झलक में देख लिया था। हाँ, अब यकीनन वो उसे कहीं उतारेगा। चलो देख लेते हैं। अच्छा है ना ज़रा अकेला हो जाए। गाड़ी अभी तक डबल रोड पर ही थी। जाने असजद और उस लड़की का साथ कब तक का था। बख्त के जहन में ये बात भी चल रही थी। हो सकता है असजद दोबारा अपने दोस्त की तरफ जाए। इस सूरत में बख्त का प्लान था कि वो उसके दोबारा वहाँ से निकलने का इंतज़ार करेगा। ये अलबत्ता तय था कि जल्द या बदेर उसने अपना मिशन आज ही पूरा करना था। असजद की कार तकरीबन आधे घंटे से शहर के अंदर ही घूम रही थी। उसने एक बार रौनक जगह पर गाड़ी सड़क पर से उतार कर किनारे पर की। शायद वो औरत यहाँ उतरने वाली थी। बख्त और उसके साथी दम साधे अगले अमल का इंतज़ार करने लगे। जे मैं वेखा तब देखी जावां, जे ना वेखा ता मर जावां, तेनू नैना दे विच बंद कर ਲਾਂ ते तेनू धड़कन विच वसावां, जे दरो हबीब दा वस चले तेरी आई मैं मर जावां। ऐ है प्यार बड़ा अनमोल, सोहनरिया तू सांभ के रखी, आजा तेनू सावां दे धागे विच परो लवां, सीने विच चलदियां रगां विच लुका लवां, दूरियां दा सब किते सानू डंग जावे ना, तेरे मेरे प्यार नू नज़र लग जावे ना। सुरजीत खान की सुरीली आवाज़ में वो एक पंजाबी गाना था। हल्की आवाज़ में चलते प्लेयर का वॉल्यूम असजद ने बढ़ा दिया, जैसे अपना पसंदीदा गाना आने पर उसकी तवज्जो इधर हो गई हो। खान, आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है ना? गुलवेज़ा ने मुस्कुराकर असजद का चेहरा देखा। हाँ, वो भी हंसा। मेरी हर कैफियत का साथी है ये, मुझे पुरसुकून रखने में मददगार। और आप हर किस्म का म्यूज़िक सुनते हैं बिला तफरीक? वाह, ये भी जानती हो? असजद ने उससे सही अंदाज़ा लगाने पर एक तारीफी निगाह उस पर डाली। 3 मरतबा आपकी गाड़ी में बैठी हूँ, तीनों मरतबा अलग ही म्यूज़िक सुना। मेरे साथ गाड़ी में बैठना और म्यूज़िक सुनना कैसा लगता है? शौक मुस्कुराहट लबों पर सजाए भरपूर तो मोहब्बत से वो अपनी महबूब का चेहरा देख रहा था। बहुत अच्छा खान, लेकिन आज वो मोहब्बत सा मुस्कुराई तो असजद चौंका। आज मेरा दिल चाह रहा है हम बातें करें, हमारी अपनी बातें। हम एक दूसरे के बारे में बहुत कम जानते हैं। बिल्कुल, असजद ने मीठी मुस्कुराहट से तायद में सर हिलाया। बातें भी करेंगे, म्यूज़िक भी सुनेंगे, खाते पीते और खूब मस्ती करते हुए जाएंगे। आज हमारा सफ़र काफ़ी तवील है, उसे अपनी चाहत से यादगार बना देंगे। असजद ने भरपूर शौकी के मूड में डायलॉग बाजी की तो गुलवेज़ा ने बेसाख्ता खिलखिलाकर हंस पड़ी। असजद ने लहजे को रुख मोड़कर उसका खिलखिलाता रूप अपनी आंखों में कैद किया। खुश हो आवी? बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे ज़िंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। शुक्रगुजारी से चूर लहजे में हल्की सी नमी तहराई। असजद ने अपना बायां हाथ नरमी से उसके हाथ पर रखा। अभी तो ये आगाज़ है गुलाबी, यूँ समझो खुशियों का एक दरबार हुआ है। अभी खुशियों की राह में बहुत कुछ देखना बाकी है। बस तुम्हारा साथ चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए। अब मुझे पुरसुकून रहने के लिए सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। मैं आपके साथ हूँ खान, हमेशा। इसी में मेरी खुशी है। और वो ज़रा देर को रुकी। और उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, ना वापस पीछे जाकर ना यहाँ। उसकी नम आवाज़ मद्धम पड़ गई। ऐसे मत कहा करो आवी। असजद ने उसके हाथ पे रखे अपने हाथ को तसल्ली के अंदाज में थपका। निकल आओ इस एहसास से कि तुम्हें मरीन किया गया था। आइंदा तुम्हें कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में या किसी आम औरत की ज़िंदगी में कोई फ़र्क है। तुम्हें वो तमाम हकूक़ पूरी आज़ादी के साथ मिलेंगे जो हमारी रवायात में मौजूद हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है खान। आप मेरी ज़िंदगी में आए, ये मेरी खुशनसीबी है। आपके नाम से मेरा नाम मंसूब होना मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। अब तक जो हुआ वो कुदरत का लिखा था। ये सब इसी तरह ही होना था। रोशनी छूने की चाह में पर तो जलते ही हैं। मेरे लिए वो रोशनी तुम हो अभी। असजद ने जज्ब से बोझल लहजे में बेसाख्ता गुलावेज़ा का जुमला मुकम्मल किया। वो मध्यम सा मुस्कुरा दी। मकाम व मर्तबा तो वो ऊपर वाला मुतय्यन करता है। ऐसा सूरज सा मिजाज तो किसी शाहो जैसी तमकनत रखने वाले को ही जेब देता है। हावी होने वाला, छा जाने वाला, एक अदा से रोशनी बरसाता, मनमनी करता। वो खोए खोए लहजे में बोलती चली गई। असजद को हंसी आ गई। मुझे तो किसी ने यह भी नहीं बताया था कि मेरी बीवी इतनी पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी तो ना कहें खान। वो बुरी तरह झीम गई। मैंने तो सिर्फ 10वीं पास की है। हूँ, और तुम समझती हो खान जो यूनिवर्सिटी से डिग्रियां लेकर आया है तो मैट्रिक पास की उसके नज़दीक कोई वैल्यू नहीं। उसने अपनी खमीदा भवें लहजे को उठाई। तुम्हें अपने गांव में मैट्रिक तक की सहूलत मैसर थी तो तुमने वहां तक पहुंच कर दिखाया। हो सकता है तुम्हें आगे जाने का मौका मिलता तो तुम में मुझसे ज़्यादा गट्स निकलते। किसी को महज इस बुनियाद पर अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता
کہ وہ کم پڑھا لکھا ہے۔ ذہانت کسی انسٹیٹیوٹ سے نہیں ملتی۔ یہ خداداد صلاحیت تو کسی کے حصے میں بھی آ سکتی ہے۔ تعلیم البتہ اسے ابھارنے اور پالش کرنے کا ایک میڈیم ضرور ہے۔ ویسے اگر تمہیں آگے پڑھنے کا شوق ہے تو میں انشاءاللہ تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ سچ خان، وہ حقیقی خوشی سے چلائی، مجھے گریجویشن کا بہت شوق ہے۔ گریجویشن ہی کیوں، وہ غیر بدلتے مسکرایا، تم ایم اے کرو، جس سبجیکٹ میں تمہارا دل چاہے۔ میں تو اپنی بہنوں کو بھی آگے تعلیم دلوانے کے حق میں تھا، لیکن اماں جان کبھی اس کے لیے راضی نہیں ہوئی۔ پھر بہنوں میں بھی کسی نے زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کی، سوائے بریختہ کے۔ وہ بہت شارپ اسٹوڈنٹ تھی، لیکن اماں جان نے اسے بھی میٹرک کے بعد گھر بٹھا دیا۔ تو خان، پھر کیوں نہ میں اور بریختہ اکٹھے ایف اے کی تیاری شروع کر دیں؟ گلویزا خوشی سے بے حال ہو رہی تھی۔ ہوں، غائب دماغی سے جواب دیتے ہوئے اسجد نے پہلے پلیئر آف کیا، پھر بیک ویو مرر ایڈجسٹ کر کے پیچھے کچھ دیکھنے لگا۔ موبائل ہاتھ میں لے کر اس نے کوئی نمبر نکالا، لیکن پھر جانے کیا سوچ کر دوبارہ رکھ دیا۔ ماتھے پر اچانک ہی لاتعداد شکنیں ابھر آئی تھی۔ گلویزا نے بڑی خاموشی سے اس کی کیفیت کا جائزہ لیا۔ وہ بار بار بیک ویو مرر میں دیکھ رہا تھا۔ گلویزا نے سر گھما کر خود بھی دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی اسجد نے بڑی صورت سے کندھے پر دباؤ دے کر اسے دوبارہ سیٹ کی پشت سے ٹکایا۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، اس کی آواز میں عجیب سی سرسراہٹ تھی۔ گلویزا پہلی دفعہ پریشان ہوئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، اسجد اس سے مخاطب کیا۔ اگر میں تمہیں فراز کا ایڈریس سمجھا کر یہیں کہیں اتاروں تو تم رکشہ ٹیکسی وغیرہ لے کر چلی تو جاؤ گی؟ جی؟ ایسی غیر متوقع بات پر وہ بے یقینی سے فقط اتنا کہہ سکی، دیکھو گھبرانے کی بالکل کوئی بات نہیں، ٹیکسی والا تمہیں مطلوبہ پتے پر پہنچائے گا، مجھے کچھ بہت ضروری کام ہے۔ اسجد کی توجہ ابھی بھی پیچھے کی شیشے پر تھی۔ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے خان، اس نے دو ٹوک استفسار کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بس وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اسجد نے بٹوے سے کچھ نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ میں تمہیں ایڈریس سمجھا دیتا ہوں، میں کہیں نہیں جاؤں گی خان۔ اس نے مضبوطی سے سیٹ کو تھاما۔ پلیز آوی، ضد مت کرو۔ اس نے باقاعدہ گاڑی سڑک کے کنارے روک کر اسے ایڈریس سمجھانا شروع کیا۔ خان، آپ مجھے دھمکے بھی دیں گے تو میں ہلنے والی نہیں ہوں، آپ کار آگے بڑھائیں ورنہ پیچھے والوں کو شک ہونے لگے گا۔ وہ پوری طرح ضد پر اڑ گئی۔ اسجد نے ایک گہرا سانس لے کر گاڑی دوبارہ سڑک پر ڈال دی۔ پیچھے کون ہے خان؟ بخت اور اس کے آدمی۔ اسجد نے قدرے خفا انداز میں سنجیدگی سے اطلاع دی، اور گلویزا نے لب بھینچ کر پشت سے سر ٹکایا۔ اور آپ مجھے محفوظ مقام پر بھیج کر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ تمہیں میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے گلابی۔ اسجد کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت بہت واضح تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ خان بیگم نے مجھے آپ سے دور کرنے کی خاطر گھر سے نکالا تو قدرت نے آپ کے پاس کیوں بھیج دیا؟ اب سمجھ آ رہی ہے۔ وہ بڑی مشکل سے مسکرائی۔ میں تمہیں خطرے کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ہم خطرے کا حصہ بن چکے ہیں خان، اب جیسے بھی حالات پیش آئیں ہم نے مل کر اس کا سامنا کرنا ہے۔ آپ اس وقت صرف یہ سوچیں ہمیں کرنا کیا ہے۔ تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسجد نے قائل ہوتے ہوئے سوال کیا تو ایسی مشکل صورتحال میں بھی گلویزا کو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ وہ اس سے مشورہ طلب کر رہا تھا، یقیناً کسی قابل سمجھ کر۔ خان، مجھے بخت کی نیت تو کسی طور ٹھیک نہیں لگ رہی، کیونکہ اگر وہ کسی کام سے پشاور آیا ہے اور اس نے اتفاقاً آپ کو دیکھ لیا تو بجائے اس طرح پیچھا کرنے کے اسے آپ کو کال کرنی چاہیے۔ ہاں، اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، اسجد نے تائید کی، اس کا انداز بھی صاف پیچھا کرنے والوں جیسا ہے۔ ہم نے گاڑی سائڈ پر روکی تو وہ بھی مخصوص فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے پیچھے رک گیا۔ ملنے کی نیت ہوتی تو وہی سب سے مناسب موقع تھا۔ دوسرے کل صبح جب وہ مجھ سے پشاور آنے اور یہاں ٹھہرنے کے وقت وغیرہ کا سوال کر رہا تھا تو اپنے آنے کا ذکر تک نہیں کیا۔ خان، وہ یقیناً اس وقت بارونق علاقے کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر ہم فراز بھائی کے گھر گئے تو ہو سکتا ہے ہماری گاڑی سے نکلتے ہی وہ فائل کھول دیں، کیونکہ ان کا گھر کافی پرسکون جگہ پر ہے۔ لیکن فرض کریں کہ وہ ہمارے اندر جانے تک کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرتا تو آخر کب تک ہم وہاں چھپے رہیں گے؟ الٹا اپنے میزبانوں کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے۔ پولیس اسٹیشن بھی نہیں جا سکتے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ سیدھے گاؤں کے لیے روانہ ہو جائیں تو یقیناً کسی ویران جگہ پر وہ ہمیں کراس کر کے آگے سے روک لے گا۔ گلویزا نے دھیان ہر طرف سے ہٹا کر اب معاملے کے تمام ممکنہ پہلوؤں پر غور کر رہی تھی۔ اسجد کو پہلی بار ہنسی آ گئی۔ تمہیں تو کسی سراغ رضا ایجنسی میں ہونا چاہیے تھا۔ خیر، تو ثابت یہ ہوا کہ اب ہر حال میں اپنے دشمن کو فیس کرنا ہے، اور جب فیس ہی کرنا ہے تو پھر بھرپور مقابلے میں اترنا ہوگا۔ اس نے ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھا کر ایک نمبر ملایا۔ رستم، تمہیں فراز کی گاڑی مانگ کر ابھی میرے پاس آنا ہے۔ میں اور تمہاری بھابھی گاڑی میں ہوٹل سے نکلے تو بخت اور اس کے آدمیوں میں ہمارا پیچھا شروع کر دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے سے وہ ہمارے پیچھے ہیں۔ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ میرے مسلسل ڈرائیو نے ضرور اسے شک پر ڈال دیا ہوگا۔ اب وہ بنا اپنا کام پورا کیے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ میں تمہیں جگہ سمجھاتا ہوں، تم اس طرح آؤ کہ ہم دونوں کی گاڑی کے پیچھے تمہاری گاڑی ہو، بخت کو تمہاری موجودگی کا قطعی علم نہ ہو، اور ہاں، جب تم اس کی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی لگا دو تو مجھے فون کر دینا۔ لارڈ
लोडर रिवॉल्वर अपने पास रखो और देखो, फराज को इस सारे मामले की भिनक भी मत पड़ने देना। जिंदगी रही तो मैं बाद में समझाऊंगा। हाँ ठीक है, फ़ौरन निकलो। फ़ोन मोबाइल पर राब्ते में रहना। ठीक, ओके। असजद ने बात मुकम्मल करके मोबाइल बंद कर दिया। गुलवेज़ा मुंह खोले हैरत से असजद को देख रही थी। रुस्तम का तो उसे ख्याल ही नहीं आया था। असजद ने ब्रू चढ़ाकर इस्तफसार किया तो उसने झीम कर खुला मुंह बंद किया। असजद ने कुछ देर उसकी आंखों में देखा, फिर उसका हाथ अपने हाथ में लिया। घबरा तो नहीं रही? घबरा रही हूँ खान। गुलवेज़ा ने उसका हाथ मजबूती से थाम कर सच्ची में सख्ती से लब भींचे। हवास जैसे काम करना छोड़ रहे थे। खतरे के सर पर आ पड़ने का एहसास पूरी शिद्दत से इस लम्हे जागा। आने वाले वक्त के दामन में जाने क्या कुछ था। खौफ से रीढ़ की हड्डी में लहरें सी दौड़ी। उसके खान के सर पर मौत के साए मंडला रहे थे और वो बेबसी से महज तमाशा देख रही थी। आगे कुछ भी पेश आएगा गुलवेज़ा, तुमने गाड़ी से बाहर नहीं आना। इसे मेरा हुक्म समझो या इल्तिजा, लेकिन अगर तुमने मेरा कहना ना माना तो समझो मैं तुमसे खफा होकर दुनिया से नहीं। गुलवेज़ा ने बेसाख्ता उसके होंठों पर हाथ रख कर रोका। बड़ी देर से जब्त और हौसला जमा किए बैठी थी। असद के एक ही जुमले ने बंद तोड़ दिए। वो हाथों में चेहरा दिए रोने लगी। रुस्तम ने अपनी गाड़ी वक्त के पीछे लगा दी थी। असद ने डैशबोर्ड के निचले खाने से रिवॉल्वर निकाल कर साइड जेब में रखा। आबादी वाले इलाके से अब वो लोग बाहर निकल आए थे। रोड अलबत्ता रवां दवा थी। असद को एक ऐसी ज़ैली सड़क की तलाश थी जिस पर ट्रैफिक न हो। गुस्से और नफरत के खूनी अंजाम से बचने के लिए एक कोशिश तो ज़रूरी थी। वक्त की हदायत असद की ज़िंदगी की जामन बन जाती और गुमराही की सूरत में खान बेगम की गोद उजड़ना यकीनी था। असद ने एक गहरी सर्द आँख खींचकर खुद को हॉल में हाजिर किया। ज़ैली सड़क दिखाई देने लगी। अल्लाह का नाम लेकर असद ने गाड़ी बाएं हाथ को मोड़ दी। खेतों के दरमियान ये एक कच्चा रास्ता था। काफ़ी फासले पर दूर एक फैक्ट्री दिखाई देती थी, लेकिन ये रास्ता उस तरफ नहीं जाता था। उसका मेन गेट गालबन अगली ज़ैली सड़क मुड़ने पर आता था। असद ने मोबाइल फ़ोन कान से लगाया। सुनो रुस्तम, वक्त अगर इस छोटे रोड पर मुड़कर अभी जाए तो तुम बड़े रोड पर ही अपनी गाड़ी रोक लेना। अभी वो तुम्हें ना देखे। अलबत्ता सिरे से ज़रा सा ही पीछे रहना ताकि बवक्त ज़रूरत फ़ौरन मुड़कर आ जाओ। घने दरख्त और झाड़ियाँ तुम्हारी गाड़ी को ओट में रखने में हेल्प देंगी। हमारी कॉल मुसलसल ऑन रहेगी। मैं मोबाइल फ़ोन जैकेट की अंदरूनी जेब में छुपाकर हैंड्स फ्री सेट कानों में लगा रहा हूँ। दूर से वक्त को समझ नहीं आएगी। जी खान, रुस्तम ने हदायत गौर से सुनी। खान वक्त मोड़ काट कर कच्चे में उतर गया। असद ने ऑन मोबाइल फ़ोन जैकेट की अंदरूनी जेब में डाला। किसी फैसला को नतीजे पर पहुंचकर उसने कार रोक दी। ज़्यादा दूर जाने की सूरत में उसका रुस्तम का दरमियानी फासला बढ़ जाता। असद ने सर मोड़कर गुलवेज़ा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर खौफ की जगह अब एक अज़म दिखाई देता था। साथ साथ वो कुछ पढ़कर उस पर दम भी कर रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो वक्त ने अपनी गाड़ी अंदर मोड़ते ही रोक दी थी। दोनों गाड़ियों का दरमियानी फासला तकरीबन 40 फुट था, लेकिन उनमें से कोई भी बाहर नहीं निकला। असद ने गुलवेज़ा का हाथ हाथों में लेकर अपने लबों से लगाया। आई लव यू गुलाबी, अपना ख्याल रखना। दुआ करो कि मैं वक्त को समझा सकूं। वो कहते साथ ही दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा, लेकिन यूं कि कार का दरवाज़ा बदस्तूर खुला हुआ था और बजाय दूर जाने के कि वो उतरते ही वही रुक गया। रुख अलबत्ता अब वक्त की कार की तरफ था। गुलवेज़ा को वो सीने से थोड़ा नीचे तक दिखाई दे रहा था। गुलवेज़ा ने माथे से फूटते ठंडे पसीने को चादर के कोने से साफ करते एक नज़र पीछे को देखा और जहन में उठते वहमों के पेश नज़र अपनी सीट छोड़कर असद की सीट पर आ बैठी। अब वो उसके बिल्कुल नज़दीक थी। दरवाजे वाली सिमत रुख मोड़कर वो गाड़ी के अंदर से ही पीछे देखने लगी। वक्त की कार के 3 दरवाजे बैक वक्त खुले और 3 आदमी बाहर आए। गुलवेज़ा सिर्फ वक्त को पहचानती थी। इन तीनों ने न सिर्फ रिवॉल्वर उठाए हुए थे बल्कि ताने भी हुए थे। असद का रिवॉल्वर अलबत्ता अभी तक उसकी जेब में था। हाँ, आखिरी मरतबा बात कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कहोगे क्या? अपनी ज़िंदगी की भीख मांगोगे? तब तो कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, अलबत्ता आखिरी ख्वाहिश के तौर पर पूछो तो ये ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं तुम्हें मारना क्यों चाहता हूँ। ना मैं ज़िंदगी की भीख मांगता हूँ बख्तावर, ना ये जानना चाहता हूँ तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि गांव का सरदार बनने के बाद मेरी माँ और बहनों को किसी किस्म की तकलीफ मत पहुँचाना। अगर तुम्हारा मकसद मुझे मारकर हल हो जाता है तो बस इस हद से आगे मत जाना। बाकी तुम्हारे इरादों से मैं बहुत पहले आगाज़ हो चुका था। बहुत खूब, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। वो बिला वजह हंसा। जहाँ तक आखिरी ख्वाहिश का ताल्लुक है तो पहले वादा करो मेरी आखिरी ख्वाहिश को हर कीमत पर यकीनी बनाओगे। मैं जानता हूँ एक खान अपने कहे से पीछे नहीं हटता। बोलो। वक्त का बेजार लहजा एकदम इंतहाई सर्द हो गया, जैसे सर पर सिर्फ खून सवार हो। मेरे साथ मेरी बीवी है गुलवेज़ा। वादा करो कि इसे कोई आंच नहीं आने दोगे और इज्जत के साथ इसके गांव पहुंचा दोगे। वो तुम्हारी खिलाफ कोई गवाही नहीं देगी, लेकिन इज्जत से पेश आना शर्त है। क्या बकवास कर रहे हो असद? वो यहाँ कैसे हो सकती है? मैंने खुद देखा, तुम वहाँ से अकेले निकले थे। क्या तुम मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो? वक्त अब पागलों के अंदाज में चिल्ला रहा था। मेरे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा।
वली नजीब घेर लो इसे, वो रिवॉल्वर ताने दरमियानी फासला कम करने लगे। गुल अवेजा ने बगौर बख्त की उंगली की तरफ देखा। असद ने अपने दोनों हाथ उठा रखे थे। रिवॉल्वर जेब से निकालने की उसने कोशिश भी नहीं की थी। वली और नजीब दाएं बाएं जानिब फैल कर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। गुल अवेजा चाह कर भी असद का रिवॉल्वर उसकी जेब से निकाल नहीं पाई। मुकाबले पर 3 लोग थे, वो भला किस किस से दिफा करती। असद धीरे से बड़बड़ाया, रुस्तम आ जाओ। अब गुल अवेजा ने नज़र बख्त की उंगली से नहीं हटाई। ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ा और वो एक जिस्म असद के सामने आई। फायर की आवाज़ और गुल अवेजा का फौरी रद्दअमल कुछ ऐसे एक साथ अंजाम पाए कि असद कुछ समझ नहीं पाया। तभी 3 और फायर इकट्ठे फ़ज़ा में गूंजे, जिसके नतीजे में सबसे पहले बख्त ज़मीन पर गिरा। उसे सड़क से आते रुस्तम ने अपनी गोली का निशाना बनाया था। बाकी की 2 गोलियां एक के बाद दिगरे वली और नजीब के पिस्तौलों से निकली थी, जिनमें से एक असद के बालों को छूती हुई निकल गई और दूसरी करो सड़क से आते रुस्तम की जानिब था, जो कि इस वार से साफ बच निकला था। रुस्तम ने बख्त को गिराने के बाद वली और नजीब को भी संभलने का मौका नहीं दिया। असद ने सीने पर गोली खाकर गिरती गुल अवेजा को अपने बाजुओं में संभाल कर फौरन गाड़ी में लिटाया और ड्राइविंग सीट संभाली। वली और नजीब गोलियां खाकर लंगड़ाते हुए खेतों में घुस गए थे। रुस्तम भागकर असद के करीब आया, जिसने उजरत में गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी थी। रुस्तम, अपनी गाड़ी में हमारे पीछे आओ और देखो, अगर इस खबीस में जान बाकी है तो इसे भी हस्पताल ले आओ। उसने तेज़ चलाती आवाज़ में हदायत देकर स्पीड बढ़ा दी, जबकि रुस्तम ज़रा फासले पर निढाल पड़े वक्त की तरफ भर गया। सिस्टर, मेरी वाइफ। नर्स को ऑपरेशन थिएटर से निकलते देखकर असद तेज़ी से आगे बढ़ा। अभी ऑपरेशन जारी है सर, फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकती। ज़ख्मों की गोलियां निकाली जा रही हैं। वो माजरत करती आगे बढ़ गई। असद ने थक कर दीवार से टेक लगाई। रुस्तम ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया और करीबी चेयर पर बिठा दिया। सर हाथों में गिराए असद उस वक्त कुछ भी सोचने समझने की पोजीशन में नहीं था। गुल अवेजा ने उसे बचाने की खातिर अपना आप खतरे के हवाले कर दिया था। आज अगर उसे कुछ हो गया तो वो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। उसके पूरे जिस्म का खून जैसे नुचर कर चेहरे पर आ गया। दिमाग में धमाके से हो रहे थे। अब उसे जी भर कर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। गुल अवेजा को अपने साथ रखकर उसे हरगिज़ इस खूनी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, किसी भी कीमत पर। लेकिन गुल अवेजा को पहले खुद से दूर करना था। खान घर पर इतला कर दें। रुस्तम उसके करीब मुअद्दब सा खड़ा था। नहीं, अभी नहीं। असद ने सख्ती से नफ़ी में सर हिलाया और अभी नहीं कहते हुए उसका दिल दर्द से भर गया। आने वाले वक्त में जाने क्या होने वाला था। गुल अवेजा को खो देने का तसव्वुर ही जान गसल था। वेटिंग रूम में बैठते एक तवील और अज़ाबनाक घंटा बीत गया। तभी ऑपरेशन थिएटर से एक डॉक्टर और नर्स बाहर निकले। असद भागकर करीब आया। मेरी बीवी। उन्हें सीने के दाएं जानिब कदरे ऊपर कंधे की तरफ गोली लगी है, लेकिन अभी उनका ऑपरेशन हो रहा है। और डॉक्टर ज़रा देर को रुका। वो दूसरा जख्मी जिसकी पीठ में गोली लगी थी, उन्हें आईसीयू में मुंतकिल किया जा रहा है। गोली हमने निकाल दी है, वो होश में भी है, लेकिन उनका काफ़ी खून बह गया था, इसलिए अगले 4-5 घंटे काफ़ी ख़तरनाक हैं। एंड असद, क्या आप ही हैं? डॉक्टर ने बात करते करते रुक कर सवाल किया तो असद ने इस्बात में सर हिलाया। वो आदमी आपसे कोई ज़रूरी बात करना चाहता है। वैसे तो इस सूरत हाल में हम मरीज़ को ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं दे सकते, लेकिन बहरहाल रोक भी नहीं सकते। आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा सवाल न करें उनसे। वो भी मुश्किल से शायद चंद जुमले ही बोल पाएंगे। जी। असद ने काफ़ी गायब दिमागी की हालत में सारी बातें सुनी। वक्त की हालत से हकीकतन उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। जाने गुल अवेजा किस हाल में थी, इतनी देर क्यों लग रही है? सर, आप उस जख्मी आदमी से बात कर लें, फिर आपको कुछ पुलिस इंक्वायरी वगैरह का सामना भी है। नर्स दूसरी मरतबा उसके करीब आई। अंदाज अलबत्ता नहायत मुअद्दब सा था। रुस्तम ने गालिबन उन्हें बता दिया था कि वह अपने गाँव और कबीले का सरदार है। हूँ ऑपरेशन थिएटर की तरफ एक उम्मीद भरी निगाह डालता वो ढीले कदमों से आईसीयू की तरफ बढ़ गया, जहां वक्त उसका मुंतजिर था। मुबारक हो सर, आपकी वाइफ अब खतरे से बाहर है। नर्स ने मुस्कुराते लोगों के साथ नवीस सुनाई। ओह! असद फरते जज्बात से बेसाख्ता रुस्तम के गले लग गया, जिसकी अपनी हालत खान को अफसुर्दा देखकर घंटों से गैर थी। क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? जी, मैं डॉक्टर से पता करती हूँ। एक्सक्यूज़ मी सर। एक दूसरी नर्स दौड़ती हुई आईसीयू से बाहर निकली। वो आदमी आपका कज़न, ही इज़ नो मोर। ओह! असद ने सख्ती से लब भींचे। वक्त लाला नहीं रहा। उसने रुस्तम की तरफ देखा। तभी फासले पर खड़े दोनों पुलिस वाले तेज़ी से करीब आए। अभी पिछला 1 घंटा जिनके साथ अच्छी खासी मगजमारी हुई थी, बात उनकी समझ में आ तो गई, लेकिन अब ये नया मोड़। बहरहाल तय यही पाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वो भी डेड बॉडी के साथ गाँव तक चलेंगे। असद का साथ जाना तो यूँ भी नागुज़ेर था। वली और नजीब अभी तक लापता थे। पुलिस उनकी तलाश में लगी थी। यहाँ एक असद ही लाश का वारिस था। फिर गांव पहुंचकर सूरत हाल को संभालना भी सिर्फ उसी का काम था। खान। रुस्तम ने उसके शाने पर हाथ रखा। वो बड़े खान को इतला हूँ। उसने चौंक कर सर हिलाया। एक मुश्किल तरीन मरहला जिससे बहरहाल असद को गुजरना ही था। कुर्बान चाचा से बराह रास्त बात करने की तो हिम्मत ना हो सकी। उसने जमाल लाला का नंबर मिलाकर जैसे तैसे ये क़यामत खेज़ खबर सुनाई।
اس کے بعد اماں جان کو فون کیا، مختصر الفاظ میں بخت کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ گاؤں آنے کی اطلاع دی اور اس کے بعد فراز کو فون کر کے مکمل تفصیل سے آگاہ کیا، ساتھ ساتھ آگے کی صورتحال پر مشورہ بھی طلب کیا۔ وہ خود تو فی الحال ہسپتال آنے کی حالت میں نہیں تھا، البتہ بڑے بھیا، بھابھی اور بہن کو فوری طور پر گل آویزہ کا خیال رکھنے کے لیے ہسپتال بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ اسجد کو یقین تھا کہ فراز کے ہوتے ہوئے اسے گل آویزہ کے لیے پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ آگے 3-4 روز تک اس کا گاؤں سے واپس لوٹنا بہت مشکل تھا۔ اس حوالے سے بھی فراز کے ساتھ اس کی تفصیلی بات ہوئی۔ دوائیوں کے اثر میں بے خبر لیٹی گل آویزہ کو اس نے شیشے کے پار سے ایک نظر دیکھا اور روانہ ہو گیا۔ وقت اور تقدیر کے دامن میں اتنی تبدیلیاں، اتنا ہیر پھیر ہے کہ وہ کبھی نہ ایک سا رہتا ہے، نہ کسی ایک کا رہتا ہے۔ وہ پروردگار جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت، جسے چاہے فنا کر دے، جسے چاہے بقا عطا فرمائے۔ دوام حاصل ہے تو بس ان سچے جذبوں کو جو مہر و وفا کی مٹی سے گوندے ہوتے ہیں۔ غرض اور لالچ کے گرداب میں پھنس جانے والوں کا مقدر صرف ڈوبنا ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ ہر عروج کو زوال ہے تو کبھی کچھ پستیاں بلندی کے روشن میناروں کو بھی چھو سکتی ہیں۔ برسوں خان بیگم کی ہر منصوبہ بندی بنا کسی جھول کے صرف نفع ان کے دامن میں ڈالتی، انہیں خوشیوں اور کامیابیوں سے ہمکنار کرتی آئی تھی۔ زرمین نے بے بکی کی چادر اوڑھی تو انہیں داماد کی موت کی صورت میں اسجد کی زندگی اس کی سلامتی نظر آنے لگی۔ بنی کا فیصلہ ایک بساط تھا تو گل آویزہ کی حیثیت اس بساط پر سوائے ایک مہرے کے کچھ نہ تھی، ایک ایسا مہرا جسے زندگی بھر انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق چلانا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی ایک بساط وقت نے بھی بچھائی تھی جس پر آگے پیچھے دوڑتے دو الگ سمتوں کے مہرے محبت کے دھاگوں سے لپٹے یوں ایک دوسرے کی طرف کشش کرتے گئے کہ باقی کی ساری بساط ان محبت کے ریشمی دھاگوں میں الجھ کر رہ گئی، حتیٰ کہ وقت جیسا کھلاڑی بھی اپنی ہار تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا، مرنے سے پہلے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اپنا ہر گناہ قبول کر کے اپنی تمام سازشوں کو خود ہی بے نقاب کر گیا۔ خان بیگم نے اسجد کی زبانی تمام حالات سن کر حیرت سے ایک ہی بات بار بار دہرائی کہ بخت اسے کیوں مارنا چاہتا تھا، اس کے ارادے اور نیت کیا تھی۔ تب اسجد نے بخت کے اپنے منہ سے قبول کیے تمام گناہ، غلطیاں، گلے شکوے بھی بلا کم و کاست انہیں بتا دیے کہ یہ آگاہی ان کے لیے ضروری بھی تھی۔ وہ جو آستین میں سام پالے سامنے کے بظاہر نظر آنے والے دشمن پر نظریں گاڑی بیٹھی تھی، ایسے ایسے حیران کن انکشافات کا پردہ چاک ہونے پر حیرت سے گنگ بیٹھی رہ گئی۔ بخت تو وہ سام تھا جس نے اپنے مالک کے ہاتھوں دودھ پی کر بار بار خود اسی کو ڈھسا، اور گل آویزہ جسے وہ اپنے بیٹے کی زندگی سے نکالنے کے لیے درپے تھیں، اپنی محبت کے سائے اسجد پر پھیلائے اسے ہر طوفان سے بچائے ہوئے تھی۔ ان کا بیٹا گاؤں کا سردار بنتے ہی کیسے کیسے خطروں میں گر گیا تھا، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ قربان چچا جوان بیٹے کی موت پر خاموش تھے۔ ایک غیرت مند باپ کے لیے یہ بات کسی تازیانے سے کم نہ تھی کہ ان کا بیٹا اپنے گاؤں، قبیلے اور سردار سے غداری کر کے دشمن سے ہاتھ ملاتا رہا تھا، اور یہاں کی روایات میں دشمن سے ہاتھ ملانے کی سزا موت سے بھی بدتر تھی۔ بخت تو پھر اپنے کھودے گڑھے میں خود ہی جا گرا۔ موت تو یوں بھی اس کا مقدر تھی اور یوں بھی گل آویزہ کے پاس نہیں جاؤ گے؟ خان بیگم نے اپنے پاس سے اٹھ کر اسے واپس باہر جاتے دیکھا تو حیرت سے پوچھ بیٹھی، مہمان وغیرہ چلے جائیں، پھر آؤں گا۔ وہ کہتا وہیں سے پلٹ گیا۔ گل آویزہ آج صبح ہی پشاور سے واپس آئی تھی۔ بخت کی تدفین، کلخانی اور پھر افسوس کے لیے آنے والوں کی خاطر پچھلے 5 روز سے وہ ادھر ہی تھا۔ فراز کے گھر والوں نے اس دوران گل آویزہ کا بہت اچھی طرح خیال رکھا۔ پھر کلخانی کے بعد خان بیگم کے کہنے پر اس نے نصیب لالا اور جمیل بھابھی کو پشاور بھیج دیا۔ اسجد کی اپنی مرضی تو ایک لمحہ بھی گل آویزہ سے دور رہنے کی نہ تھی، لیکن یہاں سب کا یہی ماننا تھا کہ جب تک ولی اور نجیب روح پوش ہیں کسی قسم کا رسک نہ لیا جائے۔ اسجد کا ایسے حالات میں پشاور کا سفر خطرے سے خالی نہیں تھا۔ مجبوراً وہ چپ ہو گیا اور آج صبح نصیب لالا اور جمیل بھابھی گل آویزہ کو گھر واپس لے آئے تھے۔ اسجد نے ہمدان کو بھی اطلاع کر دی تھی، وہ لوگ گل آویزہ سے ملنے آنا چاہتے تھے۔ اسجد نے بھی فوراً حامی بھر لی۔ اسے احساس تھا کہ گل آویزہ ان حالات میں یقیناً اپنی ماں کو یاد کر رہی ہوگی۔ اسجد نے ان لوگوں کو حویلی ہی بلایا تھا، کیونکہ نہ تو گل آویزہ کی حالت ایسی تھی کہ اسے ماں سے ملنے کے لیے کہیں اور بھیجا جاتا، اور نہ ہی خان بیگم نے ان کے حویلی آنے پر کوئی اعتراض کیا۔ وقت بدل رہا تھا، کڑی شرطوں کی کچھ کچی کمانیں ڈھیلی پڑنے لگی تھیں۔ گل آویزہ کو حویلی پہنچنے پر سامنے کے حصے میں اسجد کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ اس کی ماں اور زیبا اس وقت کمرے میں اس کے پاس موجود تھی۔ اسجد نے مداخلت ضروری نہ سمجھتے ہوئے وہیں سے باہر کا رخ کیا تھا، حالانکہ جب سے وہ واپس آئی تھی وہ ایک بار بھی اس کا حال احوال نہیں پوچھ پایا تھا، کیونکہ اس کے آس پاس رش ہی اتنا تھا، وہ چاہ کر بھی موقع نہیں نکال پایا۔ پر جانے کیوں گل آویزہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس سے خفا ہے۔ زیبا نے کمرے کی کھڑکی سے جب دیکھ کر کہا کہ اسجد لالا آ رہے ہیں تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن نظریں دروازے پر ہی لگی رہ گئی اور اسجد اندر نہیں آیا۔ 5 بجے کے قریب اس کی اماں اور زیبا اپنے گاؤں واپس لوٹ گئی۔ پھر سلطانہ چچی، نورزادہ چچی اور ناز بھابھی آ کر بیٹھ گئیں۔ اسجد حویلی واپس نہیں آیا۔ مغرب کی اذانیں بھی ہو گئی، کھانا بھی اس نے اکیلے کھایا۔ سب کے چلے جانے کے بعد
خان بیگم خود چل کر اس کے کمرے میں آئی، بہت پیار اور نرمی سے اس کی خیریت دریافت کی۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہونے سے قاصر تھی، ورنہ ان کی آمد گلابیزہ کے لیے کسی اعزاز سے کم نہ تھی۔ عشاء کے بعد کہیں جا کر کمرہ مکمل خالی ہوا تو وہ تھک کر لیٹ گئی۔ ایک ایک کو تفصیلی حال احوال دیتے اب وہ خود بے حال ہو رہی تھی۔ خان آپ جا کر آرام کر لیں، یہاں میں اور رستم ہیں۔ بابر نے اسے ٹائم کی جانب متوجہ کیا۔ ہاں بابر، بس میں نکل ہی رہا ہوں۔ اسجد نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ ضروری سامان سمیٹ کر اسجد نے گھر کی راہ لی۔ ہر کوئی سو رہا تھا، شاید لاؤنج بھی خالی ملا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف ہی آیا، لیکن ٹھٹک کر دروازے میں ہی رک جانا پڑا۔ گلابیزہ سامنے بیڈ پر ارد گرد سے بے نیاز میٹھی نیند سو رہی تھی۔ رکا اس لیے کہ ہلکی سی آواز بھی اس کی نیند میں خلل کا باعث بن سکتی تھی۔ جوتے باہر اتار کر آہستگی سے دروازہ بند کیا، چیزیں بھی بنا آواز پیدا کیے صوفے کے کنارے پر رکھ دیں۔ شال کندھے سے اتار کر صوفے پر ہی لیٹنے کا ارادہ کیا۔ آواز تو کوئی نہیں ہوئی تھی، جانے گلابیزہ کو کیسے اس کی آمد کی خبر ہو گئی۔ خان آپ، وہ اچانک ہی مستعدی سے اٹھ بیٹھی۔ ارے آرام سے، وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ لیٹی رہو بھائی، میں ٹھیک ہوں خان، آرام بھی کافی کر لیا ہے۔ وہ دوپٹہ درست کرتے نظریں چرانے لگی۔ اسجد نے دلچسپی سے اس کی کپ کپاتی پلکوں کا سایہ دیکھا۔ وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، جانے کیوں، پر اسجد کو تو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بھلا یوں فرصت سے اس کو دیکھنے کا موقع کہاں ملتا تھا۔ خان آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اسجد کی سارے دن کی غیر موجودگی سے گلابیزہ نے جو اخذ کیا فوراً پوچھ بھی لیا۔ شاید بڑی مشکل سے جبر کیا تھا پورا دن، اور وہ فوری طور پر تو خوب حیران ہوا۔ امید بھری نظروں سے اسے دیکھتی گلابیزہ پر ایک پرسوچ سنجیدہ نگاہ ڈال کر ہنکارا بھرا، ہاں بہت۔ کلائی سے گھڑی اتارتے وہ بھی بیڈ کے کنارے آ بیٹھا۔ ہوا کیا ہے؟ وہم یقین میں تبدیل ہوا تو وہ مزید گھبرا گئی۔ پوچھتی ہو ہوا کیا ہے؟ بے ساختہ اس کے ابرو کھینچ کے، ایسی نافرمان بیوی سے تو میں کنوارا اچھا تھا۔ ہیں جی؟ وہ گڑبڑا کر سمجھ ہی نہیں پائی کہ کیا بولے۔ کہا جو تھا کہ کار سے مت نکلنا، تو بس یہی اہمیت ہے شوہر کے کہے کی، یا یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ بڑی افلاطون قسم کی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ باتیں بعید جائیں بھار میں۔ موضوع چھڑا تو اسجد کے بھولے ہوئے غصے حقیقتاً پھر سے تازہ ہو گئے۔ وعدہ آپ کی جان سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا خان؟ وہ روحان سی ہو گئی، کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور تمہیں تمہاری جان گلابیزہ؟ اسجد نے اپنی روشن چمکتی نگاہ بہت جتاتے انداز میں اس کے چہرے پر جمائی۔ گلابیزہ نے بے ساختہ نروس ہو کر نگاہ ہٹا لی۔ اسجد نے ایک جذب سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ تمہارے لیے میرے بغیر جینا مشکل ہے، اور میرے لیے میرا کیا ہوتا گلابی؟ دیکھو کیا حالت بنا لی ہے تم نے۔ کوئی اتنا بوجھ بھی اٹھاتا ہے کسی کی خاطر؟ یہ تو اللہ پاک نے زندگی لکھی تھی، اور جو آج سے ہی سلامت بیٹھی ہو، جانے کیا کرنے والی تھی۔ اسجد کو وہ یہ لمحہ یاد کر کے جھرجھری آ گئی۔ خان بخت لالا کے گھر والے تو بہت افسردہ ہوں گے۔ دلشاد چاچی کا کیا حال ہوگا، ان کا جوان بیٹا؟ ہاں، اسجد نے ایک آہ بھر کر ہتھیلیاں پیچھے بیڈ پر جمائیں۔ بخت لالا کی منفی سوچ اسے لے ڈوبی، لیکن اس کی مجبوری تھی، وہ میرے لیے اپنا دل کشادہ نہیں کر پا رہا تھا۔ شاید اس میں بھی اماں جی کا کچھ قصور ہے۔ 15 سالوں میں کہیں نہ کہیں تو اس کی حق تلفی بھی ضرور ہوئی ہے۔ اماں جان نے میرے آتے ہی یوں اسے دیوار سے لگا دیا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ لیکن خان، لالا کے دل میں آپ کی نفرت ابھی کی نہیں تھی؟ ایسا ہوتا تو چند سال پہلے صنوبر والا واقعہ نہ ہوا ہوتا۔ ہاں صحیح کہتی ہو۔ بالوں میں انگلیاں گھماتے اسجد نے تائید میں سر ہلایا۔ لیکن صنوبر کے قصے میں اور بھی تو کوئی عوامل ساتھ مل گئے تھے۔ جی؟ گلابیزہ چونکی اس کے جملے پر۔ کچھ معلوم ہوا ہے کیا؟ وہ ایک دم سیدھی ہو بیٹھی۔ ہمارے سب سوالوں کے جواب مل گئے ہیں ابھی۔ بخت لالا نے اس آخری دن خود ہی مجھے ہر بات سے آگاہ کر دیا، اگرچہ حالت اس کی بہت خراب تھی۔ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بہت اٹک اٹک کر چند جملے ادا کیے، لیکن وہی چند جملے ہمارے الجھی گروہ کو کھولنے اور کہانی کو مکمل کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ تو گلابیزہ کی سانسیں تھمنے لگی۔ کیا بخت لالا ہی صنوبر کا قاتل تھا؟ اور نہیں، اسجد نے نفی میں سر ہلایا، میں تمہیں شروع سے سب بتاتا ہوں۔ سردار بننے کا خواب بخت خان نے تب سے دیکھنا شروع کر دیا تھا جب 12 سال کے اسجد کو خان بیگم نے پشاور بھیج کر قربان خان اور بخت کی مدد سے گاؤں کے معاملات کو دیکھنا شروع کیا۔ بخت کے دل میں تب ہی پہلی مرتبہ یہ خیال آیا کہ ایک 12 سالہ بچے کے جوان ہونے کا انتظار کر کے سرداری اس کے سپرد کیے جانے سے بہتر ہے، جو اس عمل کے قابل نہیں، انہیں سردار تسلیم کیا جائے۔ اور بخت کے ذہن نے جب سے اسجد کے قتل کا منصوبہ بنانا شروع کیا تھا، تب سے یہ پلاننگ بھی اندر ہی اندر اس کے دل میں پنپ رہی تھی کہ جب بھی وہ اسجد کی جان لے گا، دشمن قبیلے کو بیچ میں کسی نہ کسی طرح ملوث کر کے لے گا، تاکہ سارا الزام دونوں علاقوں کی برسوں پرانی دشمنی پر آئے اور اس کی ذات پر شک کا ہلکا سا سایہ بھی کبھی نہ پڑے۔ دشمن قبیلے کا نام استعمال کرنا اس کی ایسی کامیاب اور فول پروف پلاننگ تھی کہ اس کے لیے وہ جتنا چاہے طویل اور صبر آزما انتظار کر سکتا تھا، کیونکہ مقصد محض اسجد کی جان لینا نہیں بلکہ گاؤں کا سردار بننا بھی تھا۔ اسجد کو رئیس قبیلے کی نام نہاد دشمنی کی بھین چڑھانے کا پہلا موقع بخت کو 2.5-3 سال پہلے تب ملا جب صنوبر نورزادہ چچی کے ہاں رہنے کے لیے آئی اور اسے بخت سے محبت ہو گئی، اور بخت نے اس کا محبت کا
भरपूर फ़ायदा भी उठाया। सनोबर ने वक्त को बताया कि बलावर उस पर बुरी नज़र रखता है और बहुत बार उसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर चुका है। वक्त के शरारती दिमाग ने इसी नुक्ते को बुनियाद बनाकर अपने खेल का आगाज़ किया। वली वक्त के ज़रिए उसने बलावर के जहन में ये बात डाली कि सनोबर वहाँ दुश्मन कबीले में असद खान के साथ प्यार की पिंगे भरा रही है। उसने 15 दिनों के अंदर अंदर सनोबर को असद की तरफ झुकने पर तैयार किया। वह एक ऐसी सूरत हाल पैदा करना चाहता था जिससे असद और सनोबर रंगे हाथों बलावर की नज़रों में आ जाएं। सनोबर इन दिनों उम्मीद से थी और बुरी तरह हालात की सितम ज़रीफ़ी का शिकार थी। ना वो फ्लर्ट थी ना धोखेबाज, वो तो वक्त की मोहब्बत के फरेब जाल में फंसी एक ऐसी मछली थी जिस पर जालिम शिकारी का जाल कसता ही जा रहा था। सनोबर के पास सवाए वक्त के हाथों ब्लैकमेल होने के और कोई रास्ता ही नहीं था। अपनी नादानी और बेवकूफ़ी की वजह से जितनी मुसीबतें वो मोल लिए थी, उन सब का हल अब सिर्फ वक्त से शादी की सूरत में ही मिल सकता था। दुनिया की बदनामी का खौफ सनोबर के दिमाग पर इस बुरी तरह सवार हो गया था कि वक्त की हर जायज़ व नाजायज़ बात मानना उसकी मजबूरी बन गई। वक्त से हर हाल में शादी करना उसकी ज़िंदगी का अब वाहिद मकसद था। डायरी के 6 सफ़हात वक्त ने उससे ज़बरदस्ती लिखवाए थे। वक्त के जहन में यह था कि बलावर जब असद और सनोबर को रंगे हाथों पकड़ेगा तो मौका पर दोनों को हलाक भी कर देगा। तब दोनों की मौत के बाद वो किसी बहाने डायरी को दुनिया के सामने ले आएगा, असद को बदनाम करने और कत्ल की वजह के तौर पर सामने लाने के लिए। मनसूबा उसका यकीनन बहुत मुकम्मल, बहुत कामयाब था हर हवाले से, लेकिन यहाँ बलावर की प्लानिंग ने मामलात को बिल्कुल ही नया रुख दे दिया। सनोबर के नाकाम आशिक बलावर के दिलो दिमाग पर सिर्फ सनोबर से बदले का जुनून सवार था, बल्कि एक दोहरी चाल वो भी सोचे बैठा था। उसे हमेशा ही इस बात का कलक रहा कि अजमल कबीले की कोई लड़की कभी उनके हावनी होकर नहीं आई। उसने सोचा बजाय असद को जान से मारने के क्यों ना इस मौके से दोहरा फ़ायदा उठाया जाए। उसने सनोबर को कत्ल करके असद के डेरे के बाहर जानबूझकर फेंका ताकि कत्ल का इल्ज़ाम असद पर आए और रईस कबीला सनोबर के कत्ल के बदले में अजमल कबीले की लड़की वनी में तलब कर सके। उसने वक्त से डायरी सामने लाने की बात भी कर ली। वक्त अगरचा असद का कत्ल ना होने पर सख्त बरहम था, लेकिन फिर भी ये सोचकर बिलावल का साथ देने पर तैयार हो गया कि इस बहाने और नहीं तो कम अज़ कम असद को सनोबर के कातिल के तौर पर तो फंसाया ही जा सकता है। लेकिन यहाँ सनोबर के भाई हमदान की जज्बातियत ने इन दोनों का मंसूबा नाकाम कर दिया। हमदान ने खान बेगम के दामाद को कत्ल करके सनोबर का बदला ले लिया। अब बिलावल सनोबर के कत्ल के बदले में मनी का मुतालबा नहीं कर सकता था। वक्त ने भी माहौल मुवाफ़िक ना पाते हुए डायरी अपने पास छुपा कर रख ली और वाक़े के 2 साल बाद जब खान बेगम ने अपने दामाद के कत्ल के बदले में मनी का मुतालबा किया तो वक्त और बिलावर एक बार फिर इकट्ठे हो गए। बिलावर की इस बार भी यही कोशिश थी कि असद के हाथों उनके कबीले के किसी बंदे का कत्ल करवा कर बदले में उसकी बहन मनी में मांग ले, लेकिन गुलावेज़ा की कोशिश के बायस वो ऐसा करने में नाकाम रहा। तब वक्त के मशवरे से बिलावर ने वो डायरी गुलावेज़ा के सामने लाने का प्रोग्राम बनाया। हमदान अपनी माँ की बीमारी के सिलसिले में माली मदद मांगने आया तो बिलावर ने उसके जहन में ये ख्याल डाला कि उसकी माँ अपनी बेटी गुलावेज़ा की जुदाई में बीमार हुई है। बिलावर ने वो डायरी अपने एक आदमी के जरिए रात के अंधेरे में चोरी छिपे उनके संदूक में रखवा दी थी और अब वो चाहता था कि गुलावेज़ा किसी तरह जल्द अज जल्द अपने मैके वापस आए। माँ की बीमारी बहाना बनी और बिलावर ने नूरज़ादा पुफी से सिफारिश करवा कर गुलावेज़ा को गाँव वापस बुलवा भेजा। वक्त और बिलावर समझ गए थे कि गुलावेज़ा ढाल बनकर अपने शोहर की हिफाजत कर रही है और हर मुश्किल से ऐन वक्त पर उसे निकाल ले जाती है। वो डायरी उसके इल्म में लाकर उसे असद से बदजन करना चाहते थे। उनके नज़दीक पहला अहम काम असद और गुलावेज़ा को एक दूसरे से दूर करना था। बिलावर के दिल में असद के लिए शदीद नफरत आज भी उसी वजह से थी कि वो उसे सनोबर का महबूब और अपना रकीब तस्वर करता था। डायरी के 6 सफ़ों को भी वो सच समझता था। वक्त ने यह हकीकत हमेशा उसे छुपाई रखी कि डेरे पर असद और सनोबर की मुलाकात दरअसल उसकी एक साजिश थी। वो चाहता था बिलावर के दिल में असद की नफरत का जहर दिन ब दिन फैलता ही रहे, कभी ना कभी तो वो उसकी जान लेने में कामयाब हो ही जाएगा। लेकिन बहरहाल वो अपनी नफरत के जाल में खुद ही फंस गया। असद पर पिछले हमले के बाद बिलावर अब खुलकर सामने आ चुका था। इस मौके पर अलबत्ता वक्त को सर पैर की पड़ गई कि अगर बिलावर ने जिरगे में उसका नाम भी ले दिया तो क्या होगा। तब ही जिरगे के इनकार से चंद रोज़ पहले उसने असद को जान से मारकर इल्ज़ाम बिलावर के सर डालने का उम्दा प्लान बनाया। अब अगरचा बिलावर इस वक्त अपने गांव में था, लेकिन असद के कत्ल होते ही सबको पहला शक यही गुजरता कि बिलावर ने यह काम अपने आदमियों से करवाया होगा। इस तरह वक्त की राह का सबसे बड़ा कांटा असद भी रास्ते से हट जाता और सरदार की पगड़ी भी उसके सर पर सजती। लेकिन इस ऊपर वाले के मनसूबा साज ने अब असद और गुलावेज़ा की राह से सारे कांटे हटा देने का फैसला कर लिया था। असद की ज़बानी सारे हालात सुनकर गुलावेज़ा की आंखों से आंसू बह निकले। अपनी बेवकूफ़ बहन की बेबसी का नक्शा आंखों के आगे फिर गया। कैसी चोट खाई थी गरीब की ने मोहब्बत की, किस पत्थर दिल से प्यार का रिश्ता जोड़ बैठी थी और बदले में क्या मिला, बस एक दर्द भरी मौत। तो सनोबर का कातिल बिलावर था और वो बार बार जोर दे रहा था कातिल हवेली में है। आपका नाम वो खुलकर नहीं ले सकता था
कि ज़ाहिर है फिर तो मैं शादी से ही इनकार कर देती। काश कभी सनोबर ने हमें भी बताया होता कि बिलावल उस पर बुरी नज़र रखता है। कम से कम उस शैतान को भाई बनाने की भूल तो ना करती। वो पल्लू से आंखें साफ करती बुरी तरह से सक रही थी। असद ने प्यार से उसे अपने साथ लगा लिया। वो भी अपने अंजाम को पहुंचेगा, देखती जाओ। कबीलों की इस दुश्मनी का कोई अंजाम नहीं है खान। गुलवेजा के लहजे में एक मायूस कुन सी थकन थी। असद ने नरमी से उसके हाथ थामे। यही सवाल बहुत दिन पहले फराज ने भी मुझसे किया था, तब मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पाया। मुझे लगा हम बदनसीब कौम है जो ना चाहते हुए भी सदियों पुरानी दुश्मनियों का शिकार होने पर मजबूर हैं। लेकिन ये शायद सच नहीं है आवी। गांव का सरदार बनने के बाद, तुमसे मिलने के बाद, अपनों और परायों के पल पल बदलते रवैये को सहने के बाद मेरा सोचने का ढंग अक्सर बदल गया है। हम बदनसीब ज़रूर हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि दुश्मनी का कीड़ा हमारे अंदर रस बस चुका है। बल्कि इसे दुश्मनी कहना भी गलत होगा। ये तो ज़िद और अना का पौधा है, और ऐसा जंगली पौधा जो बिना किसी आबियारी के खुद ब खुद पलता और जवान होता रहता है। तुम ज़रा कबाली दुश्मनी की हकीकत पे गौर करो। वह तासुब से मुस्कुराया। यहाँ सिर्फ मुखालिफ नहीं मरता, कितने ही अपने भी इस आग की लपेट में आ जाते हैं। बिलावल ने दुश्मनी की आग को भड़काए रखने और उसे मज़ीद तेज़ करने के लिए ईंधन के तौर पर अपने ही इलाके की लड़की को कत्ल कर दिया। उधर बख्त ने अपनी इस दुश्मनी को आड़ बनाकर अपना मकसद निकालने और इस दुश्मनी को जवान रखने की कोशिश की। में अपने खून, अपने भाई की जान लेने की कोशिश की, और सिर्फ वक्त और बिलावल ही क्यों। उसने एक तफील सरदा खींच ली। मैं भी तो इसी सफ़ में शामिल हूँ। सनोबर ने मेरे साथ इतना भी बुरा नहीं किया कि मैं सिंफ मुखालिफ से हमेशा के लिए अच्छाई की उम्मीद छोड़ दूँ। तुम मेरी ज़िंदगी में ना आती तो ये रवैया बरसा बरस तवील हो सकता था। जब तक हम जिद, दुश्मनी, अना और नफ़रत को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, ये सिलसिला कभी कहीं रुक नहीं सकता। फिर भी मैं मानता हूँ कि हम जो दुश्मनी की छाप तले ज़िंदगी बसर करते हैं, बाकियों की निस्बत कहीं ज़्यादा बदनसीब हैं। यही देख लो कि हम सब जो रईस कबीले को ऐलान अपना दुश्मन तस्वर करते हैं, तो क्या हम सारे अजमल कबीले वाले एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहते हैं? क्या हम सभी एक दूसरे की ढाल हैं? नहीं ना। तो बस ये एक ठप्पा है दुश्मनी का, जो कहीं कहीं बदकिस्मती से पूरी शदोमत के साथ लगा हुआ है। वरना नज़रियात का टकराव, झगड़े, इख्तलाफात कहाँ नहीं होते। बस उन्हें सुलझाने के तरीक़ों पर गौर करने की ज़रूरत है, और इसके लिए पहली कोशिश के तौर पर ख़ुद को बदलने की ज़रूरत है। दुश्मनी तो मैंने भी निभाई खान। गुलवेज़ा ने शर्मिंदगी से इकरार किया तो असद ने मुस्कुराने पर इत्तफाक किया। गालिबन उसका इशारा डारी सामने आने के बाद असद से अपना रवैया तब्दील कर लेने की तरफ था। दुश्मनी बजाते खुद कुछ नहीं है। ये नफ़रत का वो जज्बा है जो हमें मनफी अमल पर उबारता है, जिसका दिल में पैदा होना ऐन फितरत है। इसे हम ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते। इसे भी नफ्स के घोड़े की तरह लगाम की ज़रूरत है। मजबूत कुव्वत इरादी से जज्बों के अपने दाम तले लाया जाता है। थोड़ी सी कमी या बेशी के साथ हर इंसानी रवैया हर इंसान में पाया जाता है। समझे डियर वाइफ? धीमे लहजे में समझाते असद ने उसकी आंखों में देखा तो वो कायल होने के अंदाज में मुस्कुरा दी। और हाँ, असद की मुस्कुराहट भी गहरी हुई। नफ़रत के मौजू पर बहुत बोल लिया, बाकी की रात हम सिर्फ मोहब्बत की बात करेंगे। मोहब्बत की बात? गुलवेज़ा ने शरारत से आंखें झुंधिया कर लबों पर उंगली बजाई, जैसे कुछ सोचकर महजूर हो रही हो। तो मैं कुछ पूछूं आपसे? पूछो। वो धीमी मुस्कान लबों पे दबाए उसे भरपूर तवज्जो और प्यार से देख रहा था। लड़कियों से इस कदर बेजारी और नफ़रत के बीच मेरे लिए नरम गोशा पैदा होने की वजह क्या थी? मैं इसका बहुत फौरी और सिंपल जवाब भी दे सकता हूँ। वह एकदम सीधा हो बैठा। सवाल उसके नज़दीक काफ़ी दिलचस्प था, और जवाब बहुत तवील। सादा और सामने का जवाब तो ये है आबी कि तुम्हारा हुस्न किसी सूरत नज़रअंदाज किए जाने वाला नहीं। मुझ जैसे रोमांटिक बंदे का पहली झलक में फरीफ्ता हो जाना बहुत ही समझ में आने वाली बात है। बल्कि मैं मान भी लेता हूँ कि हाँ, उस रात आगा जान की बेटी की शादी में जब पहली बार तुम्हें देखा, तुम्हारा घूंघट उठते ही मैं महबूब सा खड़ा तुम्हें देखता रहा था। लेकिन ये भी सच है, सिर्फ सूरत पर फिदा होना आगे चलकर कभी भी मुझे इश्क की इंतहाओं तक नहीं ले जा सकता। ये मैं अपनी नेचर को जानते हुए पूरे यकीन से कह सकता हूँ। इसलिए ये तुम्हारे सवाल का मुकम्मल जवाब नहीं है। गुलवेज़ा की हैरत छलकाती गहरी काली आंखों में देखते वो रसान से मुखातिब था। मुकम्मल जवाब यह है कि उस रात तुम जिन हालात में मेरे सामने आई, उसने 2 बरस पहले के टूटे हुए एक सिलसिले को जोड़कर पुराने अस्तर से मिला दिया। जमूद की कैफियत जो 2 साल पहले एक लड़की की धोखाधही से शुरू हुई थी, तुम्हारी हमदर्दी, मेहरबानी, एहसान या जो भी इसे कह लें की बदौलत एक पल में ख़त्म हो गई। सारी नफ़रत, सारा अनाज जैसे रेत बनकर मुट्ठी से फिसल गया। याद रह गया तो सिर्फ इतना कि कोई लड़की मेरी जान बचाने के लिए जाने कितने ख़तरों से खेल कर आई है। तुम्हारी इस रात की जुर्रत की मेरे दिल में आज भी बड़ी कदर है और हमेशा रहेगी। मैंने तो बीवी होने का फ़र्ज़ निभाया था। वो तारीफ़ सुनकर झिम गई। ये और बात कि आपको इस वक्त मालूम नहीं था। मालूम तो मुझे और भी बहुत कुछ नहीं था। उसने हल्की भरी शेव पर उंगली से गुजाया, जैसे ये कि तुम मुझे चोरी छुपे देखा करती थी, कभी किचन की खिड़की से, कभी इस्तबल के दरवाजे, कभी। आप मुझे हमेशा छेड़ेंगे इस बात पर? वो एकदम बुरा मना गई। असद का बेसाख्ता कहा बुलंद हुआ। हमेशा नहीं, बस कभी कभार, जब तुम मुझसे झगड़ा करोगी।
मैं क्यों करूँगी झगड़ा, वो रूठेपन लहजे में बोली, लेकिन हंसी छुपा नहीं पाई। अल्लाह अम्मा जान का साया ता देर तक सलामत रखे। झगड़े तो होते रहेंगे। असजद की शोहरी और बदजस्तगी दोनों अरूज पर थे। गुलावेजा ने हंसी छुपाने के लिए मुंह पर हाथ रख दिया, लेकिन फिर अचानक कुछ ख्याल आने पर चौंक सी गई। एक अहम तरीन बात जो वो बहुत देर से भूले बैठी थी। खान बेगम आपसे खफा तो नहीं थी? उनसे क्या बात हुई उस रोज़ मुझे पेशावर बुलवा लेने पर? खफा किस लिए भई? वो बशाशत से मुस्कुराया। तुमने अपने एक्शन से जो काया पलटी है, किसी नाराज़गी या वजाहत का पहलू ही कहाँ निकलता है। उल्टा वो शर्मिंदा है कि तुम्हें घर से निकालने की मुझे क्या सफाइयाँ देंगी। बस आप भी कुछ मत पूछें उनसे उस बारे में। गुलावेजा ने फ़ौरन नसीहत झाड़ी। जी बेहतर, और के हुक्म। असद ने थोड़ा सा सर को खम किया तो वो एक अदा से मुस्कुराई। लेकिन वो आपकी दूसरी शादी की बात नहीं करेंगी? यानी मैं कर सकता हूँ? असद का सवाल काफ़ी बेसाख्ता था। वो पहले तो हैरत से देखेगी, फिर समझ आने पर हंसती चलेगी। चलें, सिर्फ बात करने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं। अंदाज खासा एहसान जताने वाला था। असद ने मसनूई खफगी से घूरा। तो असद आलम खान को अब बीवी के हुक्म का ताबा होना पड़ेगा। आफियत इसी में है। वो अबरू चराते हुए नाज से मुस्कुराओ। गाँव के सरदार को घर में एक शरीफ शोहर की तरह रहना पड़ेगा। शरीफ तो यहाँ लफ्जी रायत है, वरना मुराद तुम्हारी जोरों के गुलाम से कम नहीं थी। तौबा है खान, कैसी मिसालें ढूंढ कर लाते हैं। वो बुरी तरह झीम गई। मैं आपको जोरू का गुलाम समझूंगी? तो फिर क्या समझोगी? हूँ? वो तकिया कोने के नीचे फंसा कर नीम दराज होते उसे पुरशौक नज़रों से देख रहा था। आप जानते हैं आप मेरे लिए क्या हैं? वो शर्मा गई। लो, अब मुझे क्या पता। समझती तो तुम मुझे धोखेबाज, बेवफा और मतलबी भी रही हो। वो उसे छेड़ने के लिए एक एक लफ्ज़ पकड़ रहा था। गुलावेजा ने जिच होकर सर हाथों में गिरा लिया। क्या हुआ? सर में दर्द है? लबों में हंसी दबाए वो बज़ाहिर तशवीश से इस्तफसार कर रहा था। वो हार मानकर मुस्कुराई। आप जीते खान, मेरी तौबा। उसने हाथ जोड़ दिए। अरे, हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हारे सब कसूर माफ़ कर दिए। वो नूर संजीदगी का लबादा ओढ़े हुए था। गुलावेजा ने सरहाना उठाकर बेसाख्ता उस पर लहराया, फिर अपने ही सर पर दे मारा। असजद की शौक खिलखिलाती हंसी खिड़की से छलक कर आती चांदनी में शामिल होकर तारों की सी झिलमिल करती कमरे में रक्स करने लगी। एक चांदी सा चमकता तारा महवियत और मोहब्बत से उसे तकती गुलावेजा की पलकों पर भी जगमगाया, जिसे मुस्कुराते हुए उसने पोड़ों की ओट में छुपा लिया कि खुशी के लम्हों में तो शक्कर के मोती पलकों पर लरस ही जाया करते हैं। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचता। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।